क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि पहले दिन पूरा एकदम दौड़ाने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं, कार चलाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को एक ही बार ट्रैफिक में भेज दिया जाएगा, एक ही बार फोर लाइन पे भेज दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करना होता है, उसके बाद से फिर आप एक हैवी ड्राइवर बन जाइएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आत्मविश्वास लेकिन रखिए, छोड़ना नहीं है, लिखना है। ठीक है, कुछ भी इतने PYQs पड़े हैं, कहीं से उठाइए, क्वेश्चन उठा के लिखना शुरू करिए, और उसके बारे में 1857 की क्रांति पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए शॉर्ट। मतलब ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा एसे का इसका टॉपिक है, और एसे के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे आपने आइडियल टाइम जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 से 22 मिनट होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लगभग 6 मिनट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में समय थोड़ा सा आपको हम बढ़ा के टेस्ट में दे रहे हैं, रीजन इसका ये है कि आप लिखना थोड़ा सा सीखिए। 45 मिनट दिया जा रहा है आपको एक लॉन्ग एक शॉर्ट के लिए इस वीक में, उसके बाद से आपको फिर 45 मिनट ही दिया जाएगा 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग के लिए। पता है मेरी ये आदत, हम सिखाते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस 2 बैचेज का रहा है ना, ऐसे ही करते करते आपको इस लेवल तक पहुंचाएंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगा, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा बहुत बेहतर करने लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बातों को समाप्त करते हैं, सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एसे को हम लोग कैसे कवर करेंगे, एसे में कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। और इस सप्ताह का जो हमारा टॉपिक है, आप देख पा रहे हो, करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सशक्तिकरण को बताना है। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग एक बार देखेंगे, और बेसिक चीजों को पहले जानेंगे इस टॉपिक को देखने से पहले, कि हम लोग क्या क्या बेसिक चीजों को कवर करेंगे, और क्या क्या ऐसे में आपको सावधानियां बरतनी है, ऐसे में मार्किंग कैसे की जाती है, कि मीडियम को देखेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को क्या कौन ऐसे लिख सकता है, सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों पे गौर करते हैं। अब जो है फिलहाल मैं आपको कोई कमेंट फिलहाल कुछ देर के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारा जो है टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, और लगातार कुछ करने के बाद से बीच में फिर आपके कमेंट्स को देखूंगा। क्योंकि ये भी है, एक आदमी कह रहे थे सर यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है क्या, ये फेयर हो रहा है जो भी पेड है, यार बताइए फुल जा रहा है क्या वीडियो, इतना तो करिए यार, हमारा इतना राइट है कि कम से कम हम लोग दिखा सकते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि ट्रस्ट होता नहीं है आज के टाइम पे कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा कम से कम जाने दीजिए। क्योंकि मेरा डेमो वीडियो अलग से बनता नहीं है, जो आपको पढ़ाते हैं यही वीडियो क्या कट के चला जाएगा यूट्यूब पे, कुछ इसका पार्ट कट के चला जाता है। वहां से जो भी कैंडिडेट है, जो जरूरतमंद है, जिनको पता नहीं है, उनको लगेगा कि सर अच्छा से करा रहे हैं, तो हमारे पास हमको भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा, और उनको भी कुछ बेनिफिट, कुछ क्या बहुत बेनिफिट हो जाएगा, हमको भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तरीका है एक। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को भी थोड़ा सा, इसके पार्ट को हम लोग आगे वाले पार्ट को यूट्यूब पे बेसिक डालेंगे, तो जो भी एनरोल करेंगे यूट्यूब वाले देख लीजिए, यहाँ पर ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बताएंगे। नंबर इस नंबर पे आप, 9 तारीख से बैच चल रहा है, और हम लोग इसका फर्स्ट टेस्ट जो है सैटरडे को होने वाला है, यानी 15 शायद पड़ रहा है, 15 अगस्त को ही फर्स्ट टेस्ट है। स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है 91 17 16 63 47, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमारे से मेंस लिख के आप जो भी जानकारी लेना है इस बैच के बारे में, बेसिक से कराया जा रहा है, आप जानकारी ले सकते हैं। बस टेस्ट टॉपिक और नोट्स इस पे गया है, इसका बेसिक डिटेल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, सारा इसमें डिटेल आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल जीरो से नहीं आ रहा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे आज बता रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग लिखवाएंगे। ठीक है, अब चलिए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं कि ऐसे जो है हम लोग कैसे लिखेंगे। एक मैं बात बताऊं आपको कि अगर देखिएगा तो ऐसे की सबसे बड़ी खास बात है ना, कि आप हिंदी मीडियम की बात करें या इंग्लिश मीडियम की बात करें। अब एक सवाल सबसे बड़ा बनता है आपके मन में कि क्या इंग्लिश मीडियम में GS1 GS2 लिख सकते हैं, तो क्या हिंदी मीडियम में ऐसे को लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, और 30-35 लोगों ने उस ग्रुप में आप जुड़े भी हैं, और आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे भी। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ऐसे में हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात मार्किंग की, तो मार्किंग इस बार अगर देखा जाए 69 BPSC का देखा जाए तो उस समय दबदबा था आपको हिंदी मीडियम का, वहां 210 200 तक नंबर आपको खूब मिले हुए थे हिंदी मीडियम में। लेकिन इस बार जो है लगभग बैलेंस चीजें चली है, और आपको दोनों तरफ मार्किंग अच्छे हुए हैं। हिंदी मीडियम को भी अच्छे नंबर मिले हैं, इंग्लिश मीडियम को भी अच्छे नंबर मिले हैं। 199 जो है हाईएस्ट मार्क्स इस बार का रहा है, मान के चलिए 200 नंबर। ठीक है, और 69 का हाईएस्ट मार्क्स 210 था, जो कि सुधा राजे आप जानते होंगे, उनको 143 DYSP मिला हुआ था। तो वो ऐसे के बल पे ही इतने अच्छे उनके रैंक आ पाए। ठीक है, तो आप एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऐसे, और बहुत बेहतर कर सकते हैं ऐसे में। मैं आपको बताऊं कि एक आइडियल मार्क्स जो होता है ऐसे का 160 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। आप बिल्कुल अगर लिख नहीं रहे हैं, अगर केवल लिखना जान जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं PYQ वगैरह का, और टेस्ट वगैरह अच्छे से दे रहे हैं, तो 160 तो किसी भी हाल में कोई नहीं रख सकता है। और एक बैलेंस रिजल्ट के लिए 160 नंबर अगर किसी पेपर में आ जाता है, तो उस पेपर की वजह से आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, GS1 का मैंने बता दिया, यहां पर हम ऐसे की बात कर रहे हैं 160, और ये पेपर ऐसा है कि 170 180
190 और 200 तक आराम से नंबर इसमें लाया जा सकता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी आंसर्स की तो। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि इन सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करिए, अच्छे से ऐसे को करिए, क्योंकि अगर ऐसे को अच्छे से करते हैं तो समझिए कि ओवरऑल रिजल्ट काफी आपके अच्छे हो जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा बेसिक जानते हैं ऐसे है क्या। ठीक है, ऐसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग निबंध के नाम से सूचित करते हैं। शुरुआत में आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि सर इसको पहले लिखे हैं, किसको बाद में लिखे हैं, कैसे पैराग्राफ बनाए, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सारे सवालों का जवाब जो मैं धीरे धीरे आपको दूंगा, जिससे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। साथ ही साथ 69 के जो टॉपर्स कॉपी है, 210 नंबर इनको मिला हुआ है, उनकी कॉपीज भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, एक ऐसे का जो हमारा इस बार का टॉपिक है, और आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ऐसे में। ठीक है, जैसे वुमन हो गया, महिला हो गया, एजुकेशन शिक्षा हो गया, एनवायरमेंट जो हो गया, पर्यावरण हो गया, एआई वाला सेक्शन हो गया, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है। अगला सप्ताह का हमारा टॉपिक जो होगा एआई पे ही रखेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसे में जो है 3 सेक्शंस यहाँ होते हैं। एसे बेसिकली होता क्या है ये तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि एसे में टोटल कितने 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले पहले सेक्शंस में आपको क्या करते हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको, 1 2 3 4। मान के चलिए सेक्शन ए है, इसमें 4 क्वेश्चन है, सेक्शन बी है और इसमें भी जो है 5 6 7 8। ठीक है, और सेक्शन सी में भी क्या होगा, 9 10 11 12। मतलब तीनों सेक्शन में आपको 4 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन 4 क्वेश्चन में से एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा। मान के चलिए किसी ने 1 सिलेक्ट किया, किसी ने 4 सिलेक्ट किया, दूसरे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन को और तीसरे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है। यानी कि एक ऐसे जो होगा 100 नंबर का होगा, 1 2 3 आपको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि 100 नंबर 200 और एक 300, यानी कि टोटल आपके 3 सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लिखने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का होता है। उस प्रकार से आपको 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर और 100 यहाँ पर, यानी कि टोटल मार्किंग जो ऐसे की होती है वो 300 मार्क्स की होती है। जैसे कि अदर सब्जेक्ट आपके होते हैं 300 नंबर के, उसी प्रकार से ऐसे भी होते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ऐसे में टाइम प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट का नहीं होता है, क्योंकि आप 1 घंटा बहुत होता है एक ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे का वर्ड लिमिट जो होता है आपको कहा जाता है कि मिनिमम जो है 700 से 800 वर्ड में आपको, 700 से 8 वर्ड्स में यानी कि शब्दों में आपको ऐसे को लिखना होता है। 700 से 8 वर्ड्स की बात करें तो आप पन्ना पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं बता दूं 6 से 7 पन्ना, पन्ना मतलब समझ रहे, दोनों तरफ का मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 से 7 पेज आराम से होता है। 6 से 7 पेज में अगर राइटिंग आपकी ओवरऑल एवरेज है तो 6-7 पेज में आपका आराम से 700 से 800 हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको 8 पेज 9 पेज लिख दीजिएगा तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। बीपीएससी में ऐसा नहीं होता है, वर्ड लिमिट जो होता है देखा जाता है यूपीएससी में। तो अगर आपके पास चीजें आती है तो लगातार आप लिखते जाते हैं, फ्लो बना रहता है, कोहेरेंस बना रहता है, तो आप जो है लगातार चीजों को लिखते लिखते 8-9 पेज भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है मिनिमम लिमिट जो है लगभग 7 पेज 6.5 पेज कम से कम रखिएगा, 6 पेज मिनिमम, उससे नीचे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब जो होता है कि अब कई लोग कहेंगे सर इतने पेज, कई लोगों को दिमाग में चल रहा होगा सर 6 पेज बनेगा कैसे, हमसे लिखेंगे कैसे। शुरुआत में आपको लग रहा होगा, जब लिखने लगेगा तो आपको पता चलेगा 6 पेज आपको कम पड़ जाएगा, 7 पेज 8 पेज कम पड़ जाएगा, आपका हाथ रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कई लोगों को जो दूसरे जगह के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे जगह नहीं मतलब दूसरे स्टेट के हैं, वो तीसरा सेक्शन इनको परेशान करता है। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन मोर और लेस सेम होता है, नॉर्मल ऐसे ही पूछे जाते हैं। साइंटिफिक से रिलेटेड टॉपिक होगा, पॉलिटिकल से रिलेटेड टॉपिक होगा, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक होगा, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होगा, तो यहाँ से जो है एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सब लोगों को इशू नहीं होता है। लेकिन जो लोग बिहार से थोड़ा सा बाहर है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र नहीं है उनका अगर, तो सेक्शन 3 में जो है आपको थोड़ा सा इशू कई लोगों को आता है, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द दिए जाते हैं, ऐसे कहावत प्रोवर्ब्स दिए जाते हैं जिसके जो है अर्थ कई लोग निकाल नहीं पाते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़े। ठीक है, तो ये तो आपको आसान है, तो आप आसान से लिख सकते हैं। जब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा ना, आप नहीं लिख पाइएगा। जैसे इस बार 78th में देखिएगा क्या दिया था, जैसन बोअबा ओइसन कटबा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको आगे दे सकता है, इसी पे हमने सेम ऐसे करवाया था एक। ठीक है, तो मिलता जुलता हो जाता है, आपको दे सकता है जैसन करनी वैसन भरनी। ठीक है, सेम वही हुआ जैसे कहिए, या फिर कहता है कि आदमी की आम का, जैसे एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लोग कहता है कि अगर बबूल का पेड़ अगर आप प्लांट करेंगे तो आप उसके बदले में आपको आम का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात वही होगा, जैसा आप करिएगा वैसा भरिएगा, इसका भी अर्थ वही होगा। तो कहने का मतलब इसमें ऐसे के जो अर्थ निकालने होते हैं थर्ड सेक्शन में, प्रोवर्ब्स वाले कहावते वाले में, तो वो अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहिएगा सर कैसे निकालिएगा,
ठीक है, कई बार मुर्गा बजे छी कि ना बजे छी इस प्रकार का आ जाता है आपको। मैथिली वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र है तो भोजपुरी में कुछ भी देगा हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैथिली भी मिलता जुलता ही रहता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अर्थ को पकड़ लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी, और चार में से कोई ऐसा ऐसे जरूर होगा जिसके अर्थ के बारे में आपको पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हो तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा सेक्शन स्टार्टिंग में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम करेंगे, और लास्ट में जो है आपको 1-2 वीक के बाद से हम लोग फिर प्रोवर्ब्स पे आ जाएंगे, जिसके बारे में एक अलग क्लास हम प्रोवर्ब्स के लेंगे। ठीक है, तो कहावतों वाले पे अभी फोकस हम लोग नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। यहाँ हमने पेज बता दिया, सब चीजें बता दिया, अब हम लोग चलते हैं अपने बेसिक चीजों पे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक चीज देखिएगा, तो कुछ कुछ बातों को आपको एसे में ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात क्या होता है कि कभी भी एसे को जो होता है आपको एक फॉर्म में लिखना होता है, ताकि आपकी इस कुछ रूल्स होते हैं इसके। पहला बात आपको ध्यान रखना है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन मतलब जब भी आप किसी एसे का अगर चुनाव करते हैं तो आप सोच समझ के किसी एसे को चुने, क्योंकि कई लोग लिखना शुरू कर देते तब पसीना छूटने लगता है कि भाई नहीं हो रहा है, अब क्या लिखें, अब घुमाएंगे उसी को गोल गोल कि यह हो गया तो वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो चीजें क्या हो जाती है, बोरियत हो जाती है। क्योंकि एसे का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एसे का मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं या फिर अपनी बातों को रख रहा हूं तो आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको कभी मूवी आपने देखा है तो कभी बोरियत फील होता है? क्या अभी आप अपने कह सकते हैं ना कि आपने कुछ भी अगर मूवी टाइप का देखा है तो कभी बोरियत फील नहीं होती है। कभी सॉन्ग सुनते हैं तो बोरियत फील होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट आपको पैदा किया जाता है। उसी प्रकार से सामने चेक करने वाला का अगर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है आपके हिस्से में, तो कभी भी वो बोरियत फील नहीं करेगा और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। जैसे इंटरव्यू में होता है कि आपसे बात करके मुझे कैसा लगा, जैसे हम आपसे अगर बात कर रहे हैं, फोन पे ही बात कर रहे हैं, तो मुझे अगर अच्छा फील हुआ आपसे बात करके तो मैं आपको अच्छा फीडबैक दूंगा, अच्छा मार्क्स दूंगा। वही हाल इंटरव्यू का होता है। उसी प्रकार से अगर अपनी बातों को आप रख रहे हैं ऐसे में, और आपकी बातें जो है सामने वाले को इंटरेस्ट पैदा कर रही है और उसे आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके ऐसे में जान है और आपके मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। एक फ्लो कोहेरेंट की बात करते हैं कि फ्लो नहीं बनता है, ये क्या होता है? फ्लो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि मैं कहता हूं कि मैं सुबह उठा, आज सुबह उठ के फिर रनिंग करने में गया, रनिंग करने के बाद से मैं आया तो अपना दैनिक जो हमारा दिनचर्या होता है, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद से मैं नहा धोआ के उसके बाद से आपका क्लास लेने लगा। ये एक तरह का फ्लो है जो चीजें सिस्टमेटिक समझ में आ रही है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्लास आपका लेने के बाद से मैं 1-2 घंटे का रेस्ट लूंगा क्योंकि मैं थक जाऊंगा, और रेस्ट लेने के बाद से क्या होगा, फिर मैं अपने अगले काम को करूंगा, और आपका जो भी नोट्स वगैरह है हम लोग अगले वीक का हम प्रिपेयर करेंगे। ये एक तरीका हो गया बातों को रखने का और एक अरेंजमेंट वे में बातों को रखने का। अगर मैं कहूं कि कल मैं उठा था और मुझे कल बुखार था, रियली बुखार था, ठीक है, मैं उठा था, बुखार था, उसके बाद से अच्छा हम गए थे पटना जंक्शन, ठीक है, उसके बाद से कहिएगा कि अच्छा हाँ इको पार्क में गए तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर कहिएगा कि हाँ दिवाली में क्या दिया जलाया जाता है। क्या बातें रिलेट कर रही है आपकी? मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं ना, एक कहावत है, इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा कि हसुआ के शादी में खुरपी के गीत, इसी प्रकार का कुछ कहावत है। ठीक है, मम्मी और दादी लोगों से हम लोग सुना करते हैं। तो ऐसे इसका मतलब ये हो गया ना कि कुछ बातें कुछ और चल रही है, आप कुछ और कहे जा रहे हैं। अपनी बातों को सिस्टमेटिक वे में रखिए ताकि आपको पिछली बातें समझ में आई। आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर कहिएगा कि मैं रक्षाबंधन में घर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर कहिएगा कि हाँ कल मेरा क्लास है। कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है आपकी बातों को, तो बस इतना ही मतलब है। इसी को कहा जाता है, इसी को टर्म दिया जाता है कि लोग नॉर्मली फ्लो कहते हैं इसको। फ्लो, फ्लो का मतलब समझ में आ गया कि कोहेरेंस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फ्लो कहा जाता है। कि अपनी बातों को रखिए तो ऐसे वे में रखिए कि आपकी बातें एक दूसरे से कनेक्ट करें। अगर बात कर रहे हैं कि महिलाओं का जो है ऐतिहासिक संबंध, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर दिखा रहे हैं, तो आप बताइए कि प्राचीन काल में जो है महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मध्यकालीन में तो और स्थिति खराब हो गई मेडाइबल टाइम पे, लेकिन हाँ रजिया सुल्तान वगैरह ऐसे शासिका हुई जो कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि आप महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। मॉडर्न हिस्ट्री में आइएगा तो एक समय के बाद से जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अपने कार्यकाल में आते हैं तब।
ठीक है, तो एक अरेंजमेंट वे में बातों को रखिएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी और एक फ्लो बनेगा आपका। जब फ्लो बन जाएगा ऐसे में तो कोई आपका नंबर नहीं काटा है। कोई बड़ी चीज नहीं यार, एकदम सिंपल सा ऐसे लिख के आइए, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखा है कि टॉपिक सिलेक्शन की बात, कभी भी कुछ अलग करने की कोशिश मत करिएगा ऐसे में। ये पता है बहुत बड़ा ब्लंडर है और कई लोगों ने 69 और 70th में काम किया है और बहुत इनको नेगेटिव इसके मार्क्स मिले हुए हैं। मतलब कि टॉपिक सिलेक्शन जब भी करिए ना तो कुछ अलग करने की कोशिश मत करिए। जैसे आप देखिएगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करिए जो थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि ये तो सब कोई लिखेगा। सपोज करिए एक टॉपिक आ गया वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण। आपके मन में ये बात चलेगा कि महिला सशक्तिकरण तो सब कोई जानता है, सब कोई लिखेगा, एग्जामिनर जितना उसको देगा, अगर 55 नंबर दे रहा है तो 55 नंबर हमको भी देगा। तो आप क्या सिलेक्ट करिएगा, आप सिलेक्ट करिएगा कि वेस्टर्न एशिया में क्या चल रहा है, इस प्रकार का कुछ ऐसे आया वो सिलेक्ट करिएगा कि भाई हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अलग करने की कोशिश में कुछ अलग ही हो जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। कभी भी अगर पॉपुलर टॉपिक्स आ रहे हैं तो पॉपुलर टॉपिक्स को आप लिखिए, क्योंकि हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो भी पॉपुलर टॉपिक, एजुकेशन हो गया, वुमेन हो गया, उसके बाद से आप देखिएगा साइंस से रिलेटेड एआई हो गया, इन सब टॉपिक पे अगर पर्यावरण हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इन सब टॉपिक को अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर आता है तो जो दिया रहेगा उसी में सेलेक्ट करिएगा, दूसरा नहीं करिएगा। तो आपके निश्चित है कि 55-56 नंबर मिल जाते हैं। अगर एवरेज भी आप 50-55 मिल जाता है अगर आप अच्छे लिखे। 50-55 का मतलब हो गया आराम से 160 तक पहुंच जाइएगा अगर उस टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि उसके चेक करने वाले के लिए भी आसान होता है और ये पॉपुलर टॉपिक होता है, उसके पे आपके कंटेंट भी अच्छे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अनोखा करने की कोशिश करता है, सीधे आप 30 और 25 पे आ जाइएगा, तब स्थिति आप पता चलेगा कि 120 और 115 में रह जाइएगा। ठीक है, तो पहली बात यही ध्यान रखना है आपको कि जब भी चारों सेक्शन का इसे सिलेक्ट करना है तो थोड़ा सा अपने कह सकते हैं ना कि लॉजिकली सिलेक्ट करिएगा, और जो भी पॉपुलर टॉपिक्स होंगे, जो लगे कॉमन टॉपिक है और आजकल जो ये चीजें चल रही है, उस प्रकार के टॉपिक को आप सेलेक्ट करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन तो हो गया कि कैसे करना है और आप समझ भी गए होंगे इसके बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ध्यान रखिए कि एसे में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कभी भी एसे में आपको हेडिंग नहीं डालना है। कभी भी एसे में हेडिंग नहीं डालना है। जैसे आप जीएस में क्या करते हैं, जीएस में जैसे कि एसे में एक फायदा है कि आपके सारे डायमेंशंस खुले रहते हैं। अगर कोई टॉपिक, अगर महिला सशक्तिकरण की अगर बात कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, आप सामाजिक क्षेत्रों में सोशियो हो सकता है, इकोनॉमिक क्षेत्रों में इकोनॉमी हो सकता है, उसके बाद से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकता है, उसके बाद से इथिकल एम्पावरमेंट हो सकता है। तो आप सारे सेक्टर्स इसके खोल सकते हैं, तो डायमेंशन इससे में खुला रहता है, इसीलिए पेज का दिक्कत नहीं होता है, आदमी आराम से बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अगर एसे को लिख रहे हैं तो उसको हेडिंग मत यूज करिएगा। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि अगर माने कि महिला सशक्तिकरण के बारे में उनकी आर्थिक स्थिति बताना है, तो आप ये मत लिखिएगा इकोनॉमिक और ऐसे करके उनके आगे। ठीक है, वो एक्सेप्शन हटा दीजिए कि बीपीएससी एक आध लोगों को नंबर वैसे दे दिया है, लेकिन ऐसे का वो नियम ही नहीं है, रूल ही नहीं है कि कभी भी आपको किसी भी टॉपिक के हेडिंग्स नहीं डालने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हेडिंग्स डालते हैं तो आप ऐसे के रूल को वायलेशन करते हैं और एग्जामिनर चाहेगा तो आपको 15 नंबर देके भी छोड़ सकता है वो। ठीक है, तो आपको कभी भी हेडिंग नहीं डालना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि कभी इसमें फ्लो चार्ट आपको नहीं बनाने हैं। जैसे आपको जीएस में हमने फ्लो चार्ट बताया था ना कि ये इधर इधर फिर गोल करके इधर इधर, फ्लो चार्ट आपको कभी नहीं बनाने हैं। इसको पॉइंट्स में कभी नहीं लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स या किसी तरह के पॉइंट्स में आपको नहीं लिखने। ऐसे में मैप आपको कभी नहीं बनाने हैं। अगर आपको जीएस के सब्जेक्ट में भी कह रहा है कि निबंध लिखिए, जैसे 70th बीपीएससी में देखिएगा तो आर्टिकल 370 पे निबंध लिखना था, ऐसे लिखना था, तो आप उस कंडीशन में अगर जीएस का भी टॉपिक रहा वो कहे कि निबंध इस पे लिखिए, तो वहां पर भी ये सारे रूल लागू होंगे। फ्लो चार्ट, हेडिंग, पॉइंट्स, मैप, ये कुछ भी आपको वहां पे नहीं बनाने होते हैं। तो कहिएगा सर हम इंप्रेस कैसे करेंगे? इंप्रेस करने का बहुत सारा तरीका है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि कभी इसमें शॉर्ट चीजों को सेलेक्ट मत करिएगा, मतलब कि बिटवीन, अगर इंग्लिश है तो बिटवीन ऐसे लिख रहे हैं, सीएम, पीएम, ये सब चीजों का सिलेक्शन कभी भी मत करिएगा, ये गलत नियम है आपका। ठीक है, और कभी भी किसी का अगर नाम लिख रहे हैं ना तो आदर स्वरूप उनका जो टर्म होता है, जैसे कि आदरणीय शब्द जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमान, श्रीमती, कोई अगर मिनिस्टर है तो लगाते हैं ना हम लोग कि फाइनेंस मिनिस्टर, इस प्रकार से। तो कोई भी ऐसा नहीं लिखना है कि धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आपके रिश्तेदार नहीं है ना कि कुछ भी लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, उन्हीं का मैं नाम जानबूझ के ले रहा हूं। तो आदरणीय शब्द
मिस्टर मिसेस इस प्रकार का आप यूज करिएगा, या फिर जो उनका मिनिस्ट्री है उस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आदरणीय शब्द क्योंकि बहुत मायने रखते हैं सारी चीजें, क्योंकि आपके अंदर ये चीजें है कि नहीं, इथिकली आप ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो आपने इतने टर्म्स देख लिया कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ का इशू बहुत लोगों को आता है कि सर एक पेज में जो है पैरा जो है कैसे हम चेंज करें। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि पैरा को कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ से ज्यादा पैराग्राफ मत लिखिएगा। मेरी बात समझ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि आपने ऐसे यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आपने इंट्रो लिख दिया, फिर यहां से मेन बॉडी पार्ट, सेम वही होता है जैसे जीएस में होता है, इंट्रो होता है, मेन बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट होते हैं। तो यहां पर आपने इतने में आपने इंट्रो लिख दिया, सब मैं बताऊंगा कितना में लिखना होता है। उसके बाद से आपने इतने में अगर मेन बॉडी लिख दिया, उसके बाद से इतने में अगर आप कंक्लूजन लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप इंट्रो अगर लिख रहे हैं ना, तो अब ये नहीं कि एक पेज में जो है 3 लाइन का एक पैराग्राफ बना दिए, फिर 3 लाइन का दूसरा पैराग्राफ बना दिए, फिर 2 लाइन का तीसरा पैराग्राफ बना लिए, फिर 1 लाइन 2 लाइन का दूसरा पैराग्राफ, ये नहीं। क्योंकि ये अगर करिएगा ना, ऐसा नियम ही नहीं है कि आपकी बातें एक दूसरे से रिलेट कर पाएगी। क्योंकि अगर किसी बात को रख रहे हैं, उसको अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम 5 6 7 8 लाइन तक चला जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि कम से कम पैरा जो है, कम से कम 2 3 पैरा आपको अधिकतम रखना है। और हो सकता है कि 1 पैरा या 2 पैरा में भी खत्म कर सकते हैं अपने एक पेज को। देखिएगा जब मैं दिखाऊंगा, वह होता है कभी कभी। ठीक है, किसी किसी पेज में, अब ये नहीं कि हर पेज में पूरा पेजे का पेजे लिखे जा रहे हैं, पैरा चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पैरा ज्यादा भी चेंज नहीं करना है, 2 3 बार जो है एक पेज में चेंज करिए, और मन करे तो 2 बार भी चेंज करेंगे, और कभी कभी नहीं भी करेंगे, चीजें रिलेट हो रही है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक बार कम से कम एक पेज में कर लीजिएगा। तो पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं दिखाऊंगी उनकी कॉपी, तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो फैक्ट फिगर जो होता है, क्या ऐसे में फैक्ट फिगर आपको काम करता है क्या, जिसको डाटा कहते हैं। अब ऐसा देखा जाए यूपीएससी वगैरह में ना, फैक्ट फिगर का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, आपकी बातों की वैल्यू होती है कि अपनी बातों को आप रख कैसे रहे हैं, और कोहेरेंस देखा जाता है। लेकिन अगर बीपीएससी का अभी तक का मैंने कॉपी देखा है, तो फैक्ट फिगर जो है बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके पास कुछ डाटा है कि महिलाओं का जो है पार्लियामेंट में इतना पार्टिसिपेशन है, तो आप वहां पे डालिए कितना परसेंट है। अगर एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे हैं, तो आप डालिए कि प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का हमारे पूरे जीडीपी में इतना योगदान है। भारत में टोटल इतने किसान है, इतना परसेंट किसान है, बिहार में जो है इतना परसेंट किसान है। लेकिन हाँ, अब ज्यादा भी नहीं कर देना है ओवर कि आपको उबाऊ लगने लगे। ठीक है, और कभी भी फैक्ट फिगर डालिए, इंपॉर्टेंट किसी का नाम डालिए, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दिए। सपोज करिए 30% अगर डाल रहे हैं, तो उसके नीचे क्या करिएगा, एक आपको अंडरलाइन मार देना है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये मैक्सिमम जो आपकी गलतियां थी उसको मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। और ऐसे में एक बात ध्यान रखना है कि कॉपी मत करिए आप, ओरिजिनलिटी रखिए, कोई कॉपी पेस्ट की बातें मत करिए आप। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना है। कॉपी का मतलब समझ रहे हैं ना? देखिए, शुरू में आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉपी करने से क्या होता है ना, कि आपका माइंड जो होता है शिथिल पड़ जाता है, और आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए अपने माइंड को है विभिन्न डायमेंशंस में आप सोचिए, तब जाके इससे आपका बढ़िया होगा। ये नहीं कि किसी को देखे और हूबहू छाप रहे हैं उसी को। स्टार्टिंग में करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब सीख जाइए तो अपने डायमेंशन को खोलने का कोशिश करिए। स्टार्टिंग में भी एक ऐसे के बाद से अपनी चीज़ों को खोलने का कोशिश करिए। इसीलिए कई लोग जो है ऐसे का नोट्स देते ही नहीं, हमें फिलहाल यहाँ पर ऐसे का नोट्स तो आपको दे रहे हैं, ताकि आपको स्टार्टिंग में चीज़ें लिखना सीख जाए। क्योंकि फैक्ट फिगर कोटेशन वगैरह रहेगा ही नहीं, तो क्या आप क्या लिखिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ओरिजिनलिटी पे ध्यान रखिए। अब चीज़ों को ऐसा ना करिए कि आप डायरेक्ट कॉपी किए जा रहे हैं और लगे कि आपने कॉपी किया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने जो भी बेसिक था मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो कभी भी ऐसे को इस प्रकार का बनाइए कि सब कुछ आपके इंट्रो में ही नहीं डाल देना है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि टेल देम व्हाट यू आर डूइंग गोइंग देम, मतलब कि क्या आप करना चाहते हैं, मतलब कि आप इंट्रो में क्या आप करना चाहते हैं, बस वो बताइए। जैसे कि एक उदाहरण मैं लूं, यहाँ 3 पार्ट होते हैं आपके, इंट्रो, मेन बॉडी, सेम उसी प्रकार से, और कंक्लूजन। तो अपने इंट्रो को इस प्रकार बनाइए कि आपका जो है, जैसे टीजर या ट्रेलर आता है ना, ट्रेलर मूवी का आता है, तो आपको लगता है ना कि यार देखने जाना चाहिए, और पहले ही लग जाए कि यार ये तो बकवास, ट्रेलर से ही बकवास लग रहा है, क्या है मूवी देखने जाए। तो कभी भी आपको जो आपके इंट्रो होता है ना, परिचय जो होता है, आपके एसे का क्या है, एक तरह का ट्रेलर है।
तो इसीलिए कभी भी ट्रेलर या टीजर जब देखने जाएं तो क्या करिएगा, आप अपने एसे को बहुत बेहतर इंट्रो में डालिएगा, ताकि आपको सामने वाला जो चेक कर रहा है उसको मूवी देखने के लिए विवश करिएगा। मूवी मतलब कि आपको अगला जो मेन बॉडी है उसको पढ़ने के लिए विवश करिएगा। इसीलिए अपने इंट्रो को जो है काफी आपको अट्रैक्टिव बनाना है, और इंट्रो को ऐसे ऐसे चीजों को आपको डालना है ताकि आपकी जो है काफी चीजें अच्छी हो जाए। अब इंट्रो पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा सारे सेक्शंस पे अलग अलग हम बात करते हैं। इंट्रो पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इंट्रो को हम बेसिकली जो आप जीएस में आंसर्स लिख रहे थे ना उससे थोड़ा सा बड़ा करना होता है। मतलब कि आप चाहें तो 7 8 या 6 से 8 लाइन में भी आप इंट्रो दे सकते हैं। मैं शब्द जानबूझ के नहीं बताता हूं, क्योंकि शब्द में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने लाइन में आएगा, कितने पेज में आएगा। तो आप चाहे तो ऐसे में 6 से 8 लाइन तक आप इंट्रो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप चीजें बहुत सारी लिखनी होती हैं। और ध्यान रखिए ऐसे का शुरुआत कैसे करना है आपको। ऐसे का शुरुआत करने का बहुत सारे तरीका है। जैसे तरीका नंबर 1 क्या होगा इंट्रो का शुरुआत करने का, कोटेशन जो होगा एक तरीका हो सकता है। कोटेशन क्या होता है इसे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। एनेक्डोट्स एक तरीका हो सकता है। एनेक्डोट्स क्या होता है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि सर जो चीजें आपने लिखी है हिंदी में उपाख्यान लिखा रहता है एनेक्डोट्स का, ठीक है। तो उपाख्यान आपको पता नहीं होता है कि उपाख्यान होता है क्या है। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सारा आपको चीजों को दिखा दूंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब दोनों ये होता क्या है, दोनों पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक से बात कर लेते हैं। चलिए आइए, जैसे कि जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एनेक्डोट्स, हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसको। तो ऐसे शुरुआत का सबसे बेहतर तरीका कहा जाता है आपको कोटेशन से। कोटेशन क्या होता है, किसी ने कुछ कहा है अगर तो उसको क्या करिए ऊपर लिखिए, और उसको क्या करिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या करिए घेर दीजिए, इस प्रकार से। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आई एम वुमेन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं स्त्री हूं और मैं इस पे गर्व करती हूं। किसका स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, मैं स्त्री हूं और मैं इस पे गर्व करती हूं, इन्वर्टेड कॉमा यहां से स्टार्ट करना, यहां पर एंड करना है, खत्म हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके बारे में इसको रिलेट करके आप अपना इंट्रो को स्टार्ट करें कि इंदिरा गांधी ने इस बात को इस प्रकार से कहा था। इसका कारण ये है कि महिलाओं को अपने आप पे गर्व होना चाहिए, इस प्रकार से, और अपने इंट्रो को लेके आगे बढ़िए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके इसका अर्थ नहीं भी लिखे या इसके बारे में कुछ नहीं लिखे, तब भी चलेगा। केवल ऊपर जो है आपको क्या करना है, कोट्स यानी कोटेशन आपको डाल देना है। जैसे सिमोन द बोवर का स्टेटमेंट है कि महिलाएं पैदा नहीं होती है, स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि स्त्री जब शुरू से पैदा नहीं होती है, यानी कि स्त्री का मतलब लोग कमजोर समझते हैं, इसीलिए तो अबला नाम दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो स्त्री मतलब कि कमजोर होती नहीं है। जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे मेल होते हैं उसी प्रकार से फीमेल होती है। लेकिन ये समाज ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसा है कि उनको स्त्री बना देता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिमोन द बोवर का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर किसी समाज की प्रगति आपको देखनी है तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को सबसे पहले आपको देखना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ कोटेशन से, जिसको आप शुरुआत अपने उसी चीज से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोट्स वगैरह, ये तो आपको एनेक्डोट्स हो गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, जैसे महात्मा गांधी ने, अब इस प्रकार का कोर्स मैं हर टॉपिक को पे आपको दे दूंगा, एक बार पूरा लिस्टिंग भी करवा दूंगा अलग कोर्स देके, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आ ही जाएंगे और आपको टिप देना है सीधे, महिला पे आएगा कहीं इसको छाप देना है, ठीक है। चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में आए, चाहे इकोनॉमिकल इंपावरमेंट के संदर्भ में, हर जगह यही छापना है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप किसी देश की तरक्की देखना चाहते हैं तो उस देश की महिलाओं की स्थिति आपको देखना चाहिए। अगर उस देश की महिलाओं की स्थिति है तो समझिए कंट्री क्या है, तरक्की कर रहा है। यानी कि महिलाएं जो है किसी भी देश के प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसका मतलब ये हुआ।
अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक उसकी महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान न मिले। अब हिंदी इंग्लिश एक साथ दोनों करना है, क्योंकि इतनी चीजें तो समझ में आपको आ ही जाती है, टर्म मैं इंग्लिश में यूज कर लूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित हो तो पूरे समाज जो है शिक्षित हो जाएगा। एक तरह से इसको एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं आप, जब एजुकेशन से संबंधित कुछ इश्यू आता है तो, या फिर आपको महिला से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आप इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मैं एक महिला होने के नाते कोई विशेष अधिकार यानी प्रिविलेज नहीं चाहती हूँ, केवल पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती हूँ। मतलब इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको कुछ अलग अधिकार नहीं चाहिए, हमको बस पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला का है। इन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं पूरी तरह से सशक्त नहीं होती तब तक कोई भी देश स्वतंत्र और विकसित नहीं कहा जा सकता है। यानी महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए, तभी कोई भी देश क्या होगा, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र देश कहा जाएगा। मदर टेरेसा ने कहा है कि एक महिला को एक छोटा मत समझिए, वो समाज की आत्मा होती है। ठीक है, सोल ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि नारी जीवन की वीणा है और उसकी मधुरता ही उसकी क्या है, सृष्टि का संगीत है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या कहा गया, ये आपको कहा गया। अब यहाँ पे जो नोट्स दिया गया है इसमें फैक्ट फिगर को अलग दे दिया गया है, कोटेशन को अलग। इस तरह प्रकार से आपको ऐसे नहीं लिखना होता है। ये इसलिए दिया गया है कि ताकि आपको एक जगह चीजें मिल जाए और आप यहाँ से फैक्ट फिगर को डायरेक्ट देख देख के आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम तो कुछ बताया ही नहीं आपको, अभी कुछ हमने बताया नहीं है, अभी तो बस अभी हमारा भी ट्रेलर चल रहा है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे अपने आएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, कोटेशन यूज कर सकते हैं पूरा। पहले देख लीजिए तब पूछिएगा जो पूछना होगा। तो आप पहला चीज क्या करेंगे, अपने ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब कोई किसी का कोट्स लिख के, और शुरुआत में कोशिश करिए कोटेशन जो दिया है उसका नाम वहां पर लिखने का, क्योंकि इंट्रो का है और इंट्रो से पहले आप लिख रहे हैं तो इस पे स्पेशल फोकस एग्जामिनर का होता है। बीच में कहीं लिख रहे हैं ना, आपको कोट्स नहीं याद आ रहा है और आपकी कविता अगर अच्छी है, अगर पोएम अगर आप अच्छा लिखते हैं या गाते हैं, तो आप याद रखिए कि काफी अच्छा कर सकते हैं। जैसा नहीं होता है कि मैंने कोई भी टॉपिक दिया उस पर 2 लाइन 3 लाइन का शायर या पोएम आप बना दिए, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी विद्वान का 1-2 चीजें यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि वो वेरीफाइड है। ठीक है, आप अभी वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए आपकी बातें चलेंगी, बीच बीच में कहीं कहीं अपना मसाला देते रहिएगा। महिलाओं को ये किया गया तो वो हो जाएगा, तो इस प्रकार से कुछ 2-2 लाइन का पंच मारते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, लेकिन शुरुआत करिए तो कहीं ना किसी का कोटेशन देना जरूरी होता है, और किसी विद्वान का देना जरूरी होता है जो वैलिड है और जो विद्वान कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक अगला, नहीं, इंट्रोडक्शन लिख के कोटेशन मत लिखिए, पहले कोटेशन लिख के तब इंट्रोडक्शन लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता, उसके पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें अलग आप नहीं, मतलब कि ऊपर भी लिख दीजिए, इंट्रो लिखिए, उसके बाद से उसके नीचे पहले कोटेशन, इंट्रो, फिर मेन बॉडी, या फिर आप इंट्रो कोटेशन मेन बॉडी दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए, अब 3 ऐसे हैं ना, तो हर जगह इस प्रकार से एक चीजों को अगर लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं और कुछ अलग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखिए प्रोवर्ब में जो भी कोटेशन, जो भी आपको प्रोवर्ब में पूछा जाता है ना, तो प्रोवर्ब का सबसे पहले आप अर्थ बताइए। कहावत वाला में उसका अलग क्लासिक लेंगे, जिसमें अगर पूछा जाता है कि जैसन बोबा वैसन कटबा, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे बोइएगा, जैसा कर्म करिएगा, वैसे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट यानी कि फल उसका मिलने वाला है। तो आपके सबसे पहले क्या करना है कि आप लिखिएगा, इंट्रो शुरुआत ही ऐसे होगा कि उपरोक्त प्रोवर्ब यानी कहावत में बताया गया है कि जैसन बोबा वैसन कटबा, इसका अर्थ ये होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमारा फल मिलेगा। अब चाहे तो इसमें इसी के बदले कुछ और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे समाज में कहा जाता है कि जैसन करनी वैसन भरनी, मतलब जैसा कीजिएगा वैसा ही पाइएगा। इस प्रकार से उस अर्थ को, उस सबसे पहले जो आपका प्रोवर्ब में जो कहावत दिया रहेगा उसको स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी होता है। ये प्रोवर्ब की खास बात है, एक कहावत की खास बात है, क्योंकि उसका अर्थ जब तक आप क्लियर नहीं करिएगा, एग्जामिनर नहीं पता चलेगा उसको कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तब उसके बारे में नीचे लिखिए, लेकिन यहाँ पर अर्थ उसको स्पष्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, उसका एक अलग हम सेशन लेंगे, थोड़ा सा उस पर हम होल्ड करते हैं, 2 सेक्शन को आज थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने कोटेशन तो देख लिया, एक एनेक्डोट्स होता है। एनेक्डोट्स बेसिकली क्या होता है, इसका हिंदी थोड़ा खतरनाक होता है, उपाख्यान। जैसे नोट्स में देखेंगे तो उसमें लिखा गया उपाख्यान। तो एनेक्डोट्स का मतलब होता है एक लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होता है। ठीक है, लघु कथा जिसको कहते हैं। अब इसका कैसे प्रयोग करिएगा, एक जैसे मैंने बता दिया, कोटेशन से अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एनेक्डोट्स होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि कोई अपना लघु कथा एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए ग्रामीण और अ, या फिर अगर ये बताना हो कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ चीजें आपको दिखानी है, तो आप ये चीजें दिखा सकते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं, एक कहानी बता सकते हैं कि सीता और गीता इस प्रकार की दो लड़कियां, मतलब राम और सीता दो हैं, परिवार में दो मेंबर हैं। पता है कि सीता फीमेल है और राम मेल है। और सीता को जो है मैट्रिक तक की पढ़ाई करवा के और उसकी स्टडी को होल्ड कर दिया गया। वही राम जो है अपने हायर स्टडी को कर रहा है। अब इससे आपको क्या सीख मिल रहा है? इससे ये सीख मिल रहा है कि एजुकेशन में जो है इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, यानी कि महिलाओं को जो है शिक्षा में बराबर की भागीदारी नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जेंडर गैप देखने को मिल रहा है कि अगर राम लड़का है तो राम को बीटेक करवाया जा रहा है, राम को एमबीबीएस करवाया जा रहा है, राम को हायर स्टडीज करवाया जा रहा है, फॉरेन भेजा जा रहा है। लेकिन अगर एक सीता है और सीता अपने महिला होने के कारण मैट्रिक के बाद से अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के मतलब कि स्थिति में नहीं है वो। इससे ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पर जो है जेंडर गैप, यानी कि महिला सशक्तिकरण जो है यहाँ नहीं देखने को मिलता है, जेंडर गैप देखने को मिलता है। तो आप चीजें एक बात समझ में आ गया, पहला चीज। दूसरा चीज कि सपोज करिए कि आपको ग्रामीण और शहरी चीजों को दिखाना है, ठीक है, या फिर एजुकेशन सिस्टम को दिखाना है, तो उस प्रकार से गांव और शहरों की क्या लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए कि जो है, या फिर आप कुछ गरीबी अमीरी की चीज़ों को दिखाना है तो आप ले सकते हैं कि एक लड़का जो है स्कूल में पढ़ रहा है और एक दूसरा लड़का का नाम दे दीजिएगा, वो भी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन अगर उसकी ड्रेस की बात करें, उसकी शूज़ की बात करें, तो वो उस प्रकार से नहीं, उसकी किताबों की बात करें उस प्रकार से नहीं है जो दूसरे लड़के का। इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा लड़का है उसकी संपन्न फैमिली है और उसकी सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरी आप बनाते रहिएगा, लघु कथा। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि ऐसे की शुरुआत आप एनेक्डोट से भी कर सकते हो, और एनेक्डोट जो है एक बढ़िया माध्यम है ऐसे को स्टार्ट करने का, और बहुत आपको बेनिफिट भी मिलता है एनेक्डोट्स का। अगर आप इसको यूज करते हैं, आपकी सोचने की क्षमता इसमें नजर आती है, ठीक है। अब आते हैं मेन बॉडी में। तो आपको आपको इंट्रो समझ में आ गया। जैसे मैं आपको यहाँ पर इंट्रो एक दिखाने की कोशिश करूंगा, साथ में आपको दिखाते चलूँ तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ एक इंट्रो दिखा के ले चलो आपको। जैसे पहला यहाँ पर ए से पूछा गया था, इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि देख के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। मुझे लग रहा है कि उम्मीद कर रहे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए से पूछा गया था 69 बीपीएससी में। और इससे क्या है यहाँ पर देखिए, हमारा टॉपिक भी इस वीक का यही है, करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। अब समझिए, महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक हो गया। अगर महिला सशक्तिकरण पूछता है तो आप महिलाओं की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, हिस्टोरिकल एम्पावरमेंट सब कुछ दिखा सकते हैं, विभिन्न डायमेंशन। लेकिन यहां पर आपको महिला सशक्तिकरण तो पूछ रहा है, लेकिन यहां पर आपको सेक्शन आइडेंटिफाई कर दे रहा है राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पॉलिटिकल पे आपको स्पेशल ध्यान देने की यहां पर जरूरत है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे महिलाओं को, आपको पंचायती राज में कैसे आपको आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को अगर संसद में देखिएगा तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो आया, 123 123वां संविधान संशोधन से आया है, जिसमें संसद में, पार्लियामेंट और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है कि इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा महिलाओं को और क्या क्या किया जा रहा है जिसमें जो है इनकी पार्टिसिपेशन राजनीति में बढ़ रही है। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें इसकी ऐसी बातें की जाती है, इक्वलिटी की बातें की जाती है, तो सारी चीज़ों को लिखना है। लेकिन हम फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने हेडिंग डाल दिया है कि हमारा टॉपिक क्या है, कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है कोटेशन से। यहाँ पर देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर का कोटेशन है कि मैं किसी समाज के प्रगति का आकलन उस समाज की स्त्रियों के विकास के परिणाम से करूंगा। बी आर अम्बेडकर का। हम लोगों ने वहां क्या लिखा था? महात्मा गांधी लिखा था क्या? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा।
हाँ, बी आर अम्बेडकर का ही स्टेटमेंट है ये। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है नोट्स में। समाज समाज, ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। अगर किसी देश की तरक्की देखना चाहते हैं तो उस देश की महिलाओं की स्थिति दोनों में अलग है। मैं भी लग रहा था कि कहीं मिस्टेक, कहीं भी गलतियां अगर हो जाए तो उसे तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसको देखना चाहिए, नहीं ठीक है ये। तो चलिए, इनका स्टेटमेंट क्या है कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन में उस समाज की स्त्रियों के विकास के परिणाम के आधार पर करता हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में चला जाएगा, क्लास के बाद से परेशान मत होइएगा। एक बोर्ड पीडीएफ चला जाएगा और साथ में इस ऐसे की पूरी कॉपी हम भेज देंगे, जिसमें 3 ऐसे लिखा हुआ है। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में जो है इंग्लिश का चला जाएगा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? बी आर अम्बेडकर का। इन्होंने लिख के और इसको क्या किया है, इन्वर्टेड कमाज में क्या कर दिया, बंद कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था। अब देखिए कि इन्होंने क्या याद किया है। जैसे इसके बारे में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उपरोक्त जो है पंक्तियां किसी समाज अथवा राष्ट्र में महिला महिला सशक्तिकरण की स्थिति का आकलन करने में उपयोगी है। सामान्यतः महिला सशक्तिकरण से आशय, अब क्या करना है, जो टॉपिक दिया रहता है उसको डिफाइन करना होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग, मतलब कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, पॉलिटिकल क्षेत्र हो गया, चाहे आपको कह सकते हैं कि सारे सेक्टर्स में महिलाओं को, सोशियो हो गया, सारे सेक्टर में महिलाओं को अपना निर्णय लेने का क्या हो, अधिकार हो। मतलब अगर हमको समाज में कहीं अगर जाना है, जैसे मान के चलिए मार्केट आपको जाना है, तो आप जा सकती हैं, आप अपना निर्णय ले सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि निकल के 12 बजे रात को कहिए कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो महिला सशक्तिकरण नहीं, वो आपका एक क्या कह सकते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, एक डिसिप्लिन होता है जिससे महिला सशक्तिकरण का बाधा नहीं पहुंचता है। तो 12 बजे 2 बजे रात में उठ के नहीं कहिएगा कि महिला सशक्तिकरण है और हम जा रहे हैं मार्केट घूमने, बोरी रोड चौराहा पे चाय पीने। तो ये महिला सशक्तिकरण को आप नहीं कह सकते कि रोका जा रहा है, ये आपको डिसिप्लिन है और जरूरी भी है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि हर एक सेक्टर में अपना निर्णय लेने का आपको महिलाओं को अधिकार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो गया, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो गया, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो उसी को डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ उन्होंने लिखा है कि सामान्यतः महिला सशक्तिकरण से आशय महिला का स्वयं के जीवन में निर्णय लेने यानी कि आर्थिक मजबूती प्राप्त करने से है। केवल आर्थिक नहीं, अब इस डेफिनेशन को आप बदल सकते हैं, हर एक सेक्टर्स में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब कि हर एक सेक्टर में, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इनको यहाँ पर हो सकता है डिफाइंड इस तरह से करना चाहिए। अब आगे चल के हो सकता है इन्होंने किया है कि 21वीं शताब्दी के दौर में मानव सभ्यता की आधी आबादी आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के संघर्ष से झेल रही है। बिल्कुल बात वही हो गया। आगे जाकर उन्होंने यही कहा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को अपना पार्टिसिपेशन, अगर आप चाहें तो इस ऐसे को ये कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को थोड़ा सा डिफाइन करके पॉलिटिकल इंपावरमेंट पे ज्यादा फोकस करिए, कि महिलाओं को जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपना निर्णय लेने का अधिकार, और साथ ही साथ जो है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स कह सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, यही क्या है, महिला सशक्तिकरण है। तो आप चाहे तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट पे इसको लिख सकते थे, इन्होंने ओवरऑल महिला सशक्तिकरण पे लिख दिया है। तो आप अगर पॉलिटिकल इंपावरमेंट पे लिखिएगा आप अपना इंट्रोडक्शन, तो वो ज्यादा आपको बेहतर होगा। ठीक है, जहां पर चीजें हैं मैं आपको बताते चलूंगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो तुरंत इन्होंने फिर एक कोटेशन डाला। आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, कोटेशन का ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है। ठीक है, वो मिल जाएंगे, कहां से मिलेंगे मैं सब आपको करवा दूंगा। स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है, सिमोन दी बोवर का क्या है, स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब तो इंट्रो के बारे में आप जान लिए कि सर इंट्रो का तो आइडिया लग गया आपको, इंट्रो में कोटेशन डालना है, या फिर आप किसी स्टोरी से इंट्रो का स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके एनेक्डोट्स कहा जाता है, और जो टॉपिक रहता है उसको डिफाइन करना होता है। जैसे मान के चलिए कि पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, आपको पॉल्यूशन आ गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आ गया एग्जाम्पल, तो आप क्या करिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड आप एक अपना कोटेशन डालिएगा, और सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण यानी कि आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है। आपको क्या करना है, बताना है कि जो भी हमारा कंपोजिशन होता है, जो भी गैसेस हमारे होते हैं इन्वायरमेंट में, उनकी कंपोजिशन में बदलाव जब आता है, ठीक है, और डिसबैलेंस जो होता है, इसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करिएगा, आप डिफाइन करिएगा। देखिए ऐसे कोई चीजों को आपको नहीं बताया गया, ऐसे आप चीजें ना, शुरू में बहुत सारे डाउट होंगे, इस क्लास के बाद भी 2-4 डाउट्स आपके होंगे दिमाग में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीजें आपको लगभग क्लियर करने का, धीरे 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 चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे लिखने की स्थिति में अब आ गए होंगे कि ऐसे का इंट्रो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, सबसे पहले कोटेशन डालेंगे, और जो चीजें ऐसे में पूछा जाएगा उसको क्या करेंगे, हम आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं, आपको इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। मेन बॉडी वाला पार्ट क्या होता है कि जो डिमांड है क्वेश्चन का,
जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको मेन बॉडी में क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट, तो आपको पूरा बताना है पॉलिटिकल इंपावरमेंट। अभी दिमाग में आप पॉलिटिकल इंपावरमेंट मत रखिए, आप अब दिमाग में महिला सशक्तिकरण रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डायमेंशन होंगे। आर्थिक क्षेत्र में खोल सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में खोल सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में खोल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर क्या करना है, आपके मेन बॉडी में जो है आपके डायमेंशन जो क्वेश्चन के होते हैं उसको खोलने होते हैं। अब इस डायमेंशन को कैसे खोलना होता है समझिएगा, मैं सोचने की तरीका एक बता रहा हूं। जैसे कि सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए मेन बॉडी पे आते हैं हम लोग, कहां चला गया, चलिए कहीं लिख देते हैं, छोड़िए ना। हाँ, अगर मेन बॉडी पे आते हैं तो जो चीज आपने ट्रेलर में दिखाया उसको क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, उसको बढ़ाना होता है आपको। और सोचने का तरीका क्या होता है, याद रखिएगा, सोचने का तरीका होता है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में सोचेंगे उस टॉपिक के बारे में। ये बात ध्यान रखिए, अगर ये दिमाग आपका खुल गया तो आपको इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी टॉपिक दिया है, अब देखिए, अब वहां पे आइडेंटिफाई कर दिया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको खाली राजनीतिक ही लिखना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल इंपावरमेंट आप दिखा सकते हैं, इटली के कोई पहली प्रधानमंत्री है उसको बता सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे सोचना है आपको, इंडिया लेवल पे सोचना है, इंदिरा गांधी को बता सकते हैं आप, चाहे तो क्या नाम उनका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बता सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता सकते हैं, इंडिया लेवल में बिहार लेवल पे बता सकते हैं, राबड़ी देवी के बारे में बता सकते हैं, या फिर जो महिलाएं बिहार में कुछ मतलब कि बड़े पदों पे गई हैं उनके बारे में पॉलिटिकल इंपावरमेंट में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पॉलिटिकल इंपावरमेंट है तो आप तो बंद गए ना कि आपको जो बातें करना है पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। लेकिन जनरली हर बार केवल आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर रहता वुमेन एम्पावरमेंट तो कैसे सोचते, पहले मैं उसको बता रहा हूं, तब हम इस पे बात करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर केवल रहता महिला सशक्तिकरण तो आप कोई भी टॉपिक हो तो हर क्षेत्र में सोचिए। हर क्षेत्र में मतलब कि क्या, आप सोचिएगा कि महिला शक्ति, सबसे पहले ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल स्टार्ट करिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशियो, इतना तो हिंदी या इंग्लिश आता होगा आपको यार। इकोनॉमिकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, आप चाहे तो इथिकल भी सोच सकते हैं, आप चाहे तो करंट के पर्सपेक्टिव से जोड़ सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। अब टॉपिक को भूल जाइए, टॉपिक इतना याद रखिए, टॉपिक हमारा महिला सशक्तिकरण है, राजनीतिक सशक्तिकरण भूल जाइए आप। अब कैसे सोचिएगा, सोचना पहले आपको जरूरी होता है। आप कैसे शुरुआत करिएगा मेन बॉडी का, आप शुरुआत करिएगा कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड महिलाओं को जानिएगा। आप कहिएगा कि प्राचीन काल में यानी कि एंशिएंट टाइम पे क्या हुआ था, कि देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब इससे में क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स बताने होते हैं, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम करेगा आपको। सबसे पहले तो मैंने सेक्टर्स बता दिए खोलने का, ये तरीका होता है। एक तरीका इधर से खोलने का होता है, क्या आप वर्ल्ड लेवल पे सोच सकते हैं, उसके बाद से आप इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे सोच सकते हैं, और आपका स्टेट बिहार जो है, बिहार का एग्जाम है तो उस लेवल पे सोच सकते हैं। 3 एरिया इधर हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखिएगा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे, सबसे पहले प्रॉब्लम्स बताइएगा, प्रॉब्लम्स के बाद क्या बने बताइएगा, इसका वर्तमान में करंट में क्या स्थिति है और आगे क्या किया जा सकता है। फ्यूचरिस्टिक आपका होना चाहिए कोई भी चीज। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि पहले प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम क्या बताइएगा, प्रॉब्लम ये बताइएगा कि प्राचीन काल में जो है महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, सभा समितियों में भाग लेने का इस प्रकार से उनको कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। फिर उसके बाद से हम लोग मिडाइबल टाइम पे जाते हैं तो कुछ रूलर बनते हैं, जैसे कि महिला शासिका बनती है, जैसे रजिया सुल्तान है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। फिर हम जाते हैं कहाँ पर, मॉडर्न टाइम पे जाते हैं, तो मॉडर्न टाइम में देखिएगा महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। ये क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है विलियम बेंटिक जैसे गवर्नर जनरल आते हैं, उसके बाद से बिहार में जो है इंडिया में जो है सोशल रिफॉर्म की कुछ लीडर्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, सॉरी किन की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, इसके बाद से रनाडे की बात करते हैं, केशव चंद्र की बात करते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें आती है जो धीरे धीरे समाज में बदलाव होता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में चले गए। उसके बाद से हम देखेंगे कि फिर भी आपको कुछ स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी सम्मानजनक नहीं है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भी महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। और कुछ कुछ उदाहरण बताइए कि महिलाओं को यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, हिस्टोरिकल चीजें हो गई। उसके बाद से आपको सोशियो चीजों को खोलना है, तो सोशियो में क्या करेगा, समाज में महिलाओं की स्थिति शुरू से ही क्या रही है,
अच्छी नहीं रही है, सती प्रथा को दिखाइएगा। अब फिर क्या हिस्टोरिकल, नहीं, दोनों चीजें अलग है। सती प्रथा को दिखाना है, पर्दा प्रथा को दिखाना है कि पहले महिलाओं को जला दिया जाता था, उसके अगर हस्बैंड मर जा रहे हैं तो उसके बाद से पति के मरने के बाद से महिलाओं को पति की चिता पर ही महिलाओं को जला दिया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं उस प्रकार से अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जो है आपको प्राचीन काल में ज्यादा सही थी। ठीक है, तो अब सोशल में देखिए समाज में स्थिति महिलाओं की ठीक नहीं है। आज भी अब करंट पर्सपेक्टिव में आइए कि आज भी अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाएं आज भी समाज में जो है घूंघट निकाल के चलती है। आज भी महिलाएं समाज में, महिलाओं को समान अधिकार अभी नहीं मिला हुआ है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को इक्वल जो है पावर नहीं मिला हुआ है, यानी कि महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। और आप देखिएगा समाज में तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टोरी हो जाएगा। समाज में लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को पीछे करने में या जेंडर गैप करने में केवल पुरुषों की भागीदारी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केवल पुरुषवादी सोच नहीं, जितना पुरुषों ने महिलाओं को पीछे किया है उतना महिलाएं भी आज के दौर में महिलाओं को पीछे कर रही है। अब इसका उदाहरण समझिए ना, थोड़ा सा रिलेट करिए चीजों को। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि लोग कहते हैं, या लड़कियां या फिर फीमेल लोग कहते हैं कि पुरुष जो होते हैं उनकी वजह से जो है महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन इतना पेज लिखना चाहिए, सब बता दिए हैं भाई। अगर क्लास डिले से आप जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे की चीजों को उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप देखिएगा तो महिलाओं को, ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि पुरुष जो है, पुरुषवादी जो सोच है, रूढ़िवादी हमारी सोच है, ऑर्थोडॉक्स हमारी थिंकिंग है, उसके हिसाब से महिलाएं पीछे जा रही है और महिलाएं पीछे अभी भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इन महिलाओं को पीछे करने में महिलाओं का हाथ नहीं रहा है। अगर आप देखिएगा किसी समाज में, किसी घर में, किसी परिवार में, तो वहां पर देखिएगा, एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर लड़की की शादी होने जा रही है ना, तो हमारे तरफ, पता नहीं आपके तरफ क्या कहा जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है कि देखा होता है, जिसे देखौकी या देखा कहा जाता है। देखा में लड़की को क्या किया जाता है, देखा जाता है। मतलब कि लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं कि लड़की कैसी है, और उस प्रकार से क्या करते हैं, वहाँ जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ, हमको शादी करना है या नहीं करना है। लड़की सुंदर है, लड़की सुशील है, लड़की गोरी है कि लड़की सांवली है, कि लड़की मोटी है, कि लड़की छोटी है, लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लोग जज करते हैं। लेकिन उस जजमेंट में याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन होता है ना, वहाँ महिलाओं का होता है। आप उठाकर देख लीजिएगा कि कभी भी इस तरह की जब शादी की चीजें चलती है ना, तो उसमें महिलाएं जो होती हैं सबसे ज्यादा क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि पुरुषवादी सोच ही महिलाओं को पीछे लेके जाता है, महिलाएं भी महिलाओं की टांग खींचती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उदाहरण बताया कि हमारे सोसाइटी में, अगर मैंने बताया कि अगर शादी करने कोई जा रहा है, तो वहां पर देखिएगा कि अगर लड़कियां देखने जाएंगी तो पता है क्या करेगी, लड़कियां लड़कियों को चलाकर देखती हैं कि किस तरह से चल रही है, इसकी चाल कैसी है। अपने माइंड को खोलिए, अपने माइंड को ओपन करिए, थोड़ा सा अच्छे से सोचिए इसके बारे में। लड़कियां लड़कियों को चलाकर देखती है कि कैसे ये चल रही है, उसका यहां से पल्लू हटाकर देखती है कि उसका बाल कैसा है, सारी चीजें यहां पर हटाकर देखती है इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि महिलाएं महिलाओं को ही प्रताड़ना कर दे रही है? क्या आप ऐसे कर लेती हैं, क्या वैसे नहीं कर लेती? एक हम लोग हैं, मतलब किसी को अगर नॉर्मल देखने जाइए, देखने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को देखने जा रहे हैं तो भाई किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आप कितने भी विद्वान, आप कुछ भी हैं, अपने जगह पे है, हर चीज का अलग अलग लेवल होता है। तो आप जाइए तो नॉर्मली बातचीत करके पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं, आप बस देख लीजिए कि हाँ सब चीज ओके है कि नहीं। अब कई लोग ऐसे जाते हैं कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े टीचर है, तो वहां पर जाके पूछेंगे मौर्य कला क्या होता है। ऐसा थोड़ा है कि कोई करेगा। अरे भाई आप नाम पूछ लीजिए, आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ाई किए हैं, नॉर्मल ये चीजें पूछ लीजिए। वहां किसी का इंटरव्यू लेने नहीं जा रहे हैं, ना ही आप नौकरी देने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए उसकी डिग्री पड़ी हुई है, हर चीजें पढ़ रही है, ना कि आप केमिकल फार्मूला किसी से पूछिएगा कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। और पता है बहुत जगह मैंने ये चीजें देखी होती है, और वैसे आदमी को ना मार के वहां से भगाना चाहिए। ठीक है, आप किसी का इंटरव्यू नहीं ले, अगर ऐसा लेना है तो भाई अपने बराबरी में करो, लव मैरिज आप करते रहो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और आप ब्लू बिट्रॉल और व्हाइट बिट्रॉल खोजते रहो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो मैं अब थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर रुकते हैं। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि अपने इससे में चीजों को ऐड कर सकते हैं कि केवल पुरुष ही महिलाओं को, सामाजिक हम बात कर रहे हैं, सोशियो की बात कर रहे हैं, कि केवल पुरुष ही महिलाओं को पीछे नहीं लेके जा रही है, बल्कि महिलाएं भी महिलाओं को पीछे करने में अपना कसर नहीं छोड़ती है। उस प्रकार से अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं अपने घरों पर घरेलू काम करती है, महिलाएं घरेलू काम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे घरों में काम करती है, खाना बनाती है, तो पता है इनको
एम्प्लॉयड नहीं माना जाता है, एम्प्लॉयड इनको नहीं माना जाता है, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड है ये, इनका रोजगार है। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया हुआ है, आप पढ़े होंगे, क्या है वर्डिक्ट, आप पढ़ लीजिएगा कि ज्यादा नौटंकी करेगा तो यहाँ पर वेतन भी देना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अब कई लोग पुरुष कहेंगे सर महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे, सिंपल सी बात है, जो वास्तविकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो घर पे काम करना, ये चीजें तब समझ में आती है, कभी आप बाहर रहिए, जब खाना बनाइए, इस क्लास लेने के बाद से 3 घंटे 2 घंटे क्लास लेने के बाद से जाके खाना बनाइए, बर्तन धोइए, तब पता चलता है आपको कि कितना मेहनत है उसमें, कपड़ा धोइए तब पता चलता है कितना मेहनत है उसमें। ठीक है, अब तो कहे खाना तो बनाती हो, क्या करती हो, अगर जाके कमाना रहता तब तुमको पता चलता। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, 2 दिन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं घर पे काम करती है वो मतलब कि निकम्मा और बेरोजगार उनको कहिएगा, बेरोजगार नहीं है, भूल के भी मत बोलिए कि बेरोजगार है। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आप भी क्या है, एम्प्लॉयड है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका अपना रोजगार है, अपना खाना बनाती है, भी आपका क्या हुआ, एक रोजगार है। हाँ, ये भी बात है, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा, क्या नाम है इनका, नैन्सी। इन्होंने एक बात कहा कि जो ग्रैंड मदर होती है ना, जो दादी लोग जो होती है, दादियां जो होती है, वो क्या करती है, वो कहेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको कुलदीप चाहिए। मैं कुलदीप यादव की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्रिकेटर है। कुलदीप का मतलब ये होता है, कुल का दीप मतलब कि आप किसी कुल के आप क्या कर सकते हैं, कुल को आगे बढ़ाने का। कुलदीप का मतलब होता है कि जो मेल होता है रिप्रोडक्शन के बाद से क्या करता है, अपने अगले बच्चों को, जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ऐसा थोड़े है, बच्चा पैदा कौन करता है, महिलाएं करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुलदीप नहीं कह सकते हैं। और ऐसे दादियों को लगता है कि हमारा अगर हम अपने तरफ देखें यार, अपने सोसाइटी में देखें, अपने मोहल्ले में देखे हैं कि लोगों का अगर लड़की पैदा होती है तो लोगों के मुंह नीचे लटक जाते हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी में हमने देखा है। लेकिन जैसे कि हम लोग वर्तमान उदाहरण ले कि हमारी जो है खुद जो है ट्विंस जो है हमारी क्या है, भांजी हमारी है, जो जब हमने बैच पहली बार स्टार्ट किया था 2025 में, तो वहीं उसी महीने में उनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी, विवेकानंद के जयंती पर। ठीक है, मुझे बहुत गर्व होता है, और उनका मैं स्टेटस देखिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे देखिएगा, हमारे यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत अच्छे से और बहुत गर्व से मैं बताता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे बैच का नाम चल रहा है आरुषि, वो हमारी हमारी भांजी के ही नाम पर है। और इससे पहले जो 71वीं में एक बैच चला था, जो बैच का नाम था आरोही, कई लोगों को लगता है कि आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, लेकिन वो नाम जो है हमारी भांजी के नाम पे था। एक जो ट्विंस है उसके नाम पे उस समय था, उससे 2 बैचेज आए, आरोही आया, आरोही 2 वो आया। उसके बाद से फिर एक दूसरी है, उसके आरुषि आ गया, और आरुषि 2 आएगा आपके प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, ऐसे आप चीजों को रखिए और महिलाओं को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, तो ऐसी नहीं है, कई लोगों को सारे ये चीजें लगेंगी कि सर पता नहीं क्या बता रहे, कई 1-8% को लगता है। नहीं भाई, आपको सोचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। आपकी सोच ऐसी है कि हमारे घर में लड़का पैदा ले, आपकी सोच ऐसी है कि हमारे घर में लड़का अगर पैदा लेगा, लड़कियां अपनी घर चली जाती है। लेकिन अभी तक मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि जितना ध्यान जो है लड़कियां अपनी माता और पिता का रखती हैं ना, उतना ध्यान लड़के नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर तबीयत खराब हो जाता है तो अगर हमारा एक बार फोन जाएगा तो बहन लोगों का 3 बार फोन जाता है माँ के पास। इसका मतलब क्या है? वो दौड़ के चली आती है उनके पास कि क्या है, कैसी तबीयत है, तुम ठीक हो कि नहीं। इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़े है कि किसी के घर चली जा रही लड़कियां तो जो है लड़कियां बिल्कुल अलग हो गई, पराई हो गई। कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, यानी कि लड़कियां जो जहां रहती है, शुरू में जहां पैदा लेती हैं, वो भी उनका घर जो है मैके बन जाता है, बाद में वो रिश्तेदार बन जाती है। और बाद में लड़कियां फिर जहां पर शादी होती है, वो क्या होता है, उनका भी कहा जाता है कि उनका अपना घर नहीं होता है। तो लड़कियों का घर है कहाँ भाई? आप ही बता दो। ठीक है, इसीलिए समाज में जो भी लड़कियां हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, आप रोजगार कहते हैं ना कि एम्प्लॉयड बनिए, आप रोजगार लीजिए, और तब जाके शादी ब्याह और इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। अब शादी ब्याह आपकी हो गई है तब भी आप अपना ये करिए। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पता है कई लड़कियों की सोच ऐसी होती है, क्लासेस लंबी हो जाएगी लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। कई लड़कियों की सोच ऐसी होती है ना कि भाई मैं तो ठीक हूँ, हमारे पापा और मम्मी तो ऐसे जगह शादी कर देंगे कि लड़का जो होगा एसडीएम होगा, ये होगा, फलाना होगा, टिपकाना होगा, जो भी होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे लड़का एसडीएम हो, चाहे लड़का प्रधानमंत्री हो, अगर आप कमा नहीं रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप उससे बहुत नीचे हैं, और वो एहसास दिलाएगा क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आप उस पर निर्भर हैं। और आपको बार बार किसी चीज के लिए, आप मेकअप के लिए पैसा मांगिएगा,
आप अपनी शॉपिंग के लिए पैसा मांगिएगा, देगा, मैं समझ रहा हूँ शुरू में खूब देगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कभी बोल देगा यार क्या खर्चा करती हो इतना, ये हो। मतलब बेफजूल खर्चे की बात नहीं, नॉर्मल में बातें कर रहा हूँ। इसीलिए अपना खुद कमाइए, अपना खुद रोजगार लीजिए, उसके बाद शादी ब्याह करिए। अगर शादी ब्याह हो गया है तो अभी भी कोशिश करिए, चाहे आपके हस्बैंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको रोजगार लेके और अच्छे लेवल पे आपको जाना है। क्योंकि अगर आपको चाहिए ना, अगर सबसे बड़ी बात कही जाती है कि अगर इंपॉवरमेंट चाहिए, अगर महिला सशक्तिकरण चाहिए, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा योगदान जो है आर्थिक सशक्तिकरण का होता है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट का होता है। और आपका ये इससे पूछा जा सकता है इन परस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान में जो है आर्थिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं ना, तो आप आर्थिक रूप से अगर सबल हैं, आपके पास पैसे हैं, आप रोजगार कर रही हैं, तो समाज में भी अगर आप निकल के जाइएगा, आप समाज में अपने हिसाब से जी सकते हैं, आप कोई बोलेगा नहीं। या 1-8% बोल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप रोजगार आपके पास नहीं है ना, अगर आप थोड़ा भी रील्स देखिएगा, चाहे थोड़ा सा घूमिएगा, या यहां से जाइएगा वहां पे थोड़ा सा मॉडर्न कपड़े पहनिएगा, तो पता है क्या करेगा, इसी लक्षण से तो इसका एग्जाम नहीं निकल रहा है। ये बात तुरंत लोग आपको जज कर देंगे। लेकिन आप अगर सिलेक्टेड है, आप जो भी ड्रेसेस पहन रहे हैं, जो भी कुछ पहन रही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई देख रहे हो, ब्रेन विथ ब्यूटी नहीं कहते हैं, इस प्रकार का हो जाता है कि दिमाग भी है और इसके पास सुंदरता भी है। ये बातें बदल जाती है, लोगों का सोच बदल जाता है। इसीलिए याद रखिए कि कभी भी अगर महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण में वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा जो एक डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको जो है राजनीतिक रूप से नहीं, सबसे अधिक आपको आर्थिक रूप से सबल होने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एम्प्लॉयड होंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र आपका ठीक हो सकता है। आप समाज में आप अच्छा कर सकते हैं, इकोनॉमिकल तो अच्छा कर ही रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए आप कुछ कर सकते हैं। आपके पास पैसे ही नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करिएगा कि एनवायरमेंट के लिए हम ये कर देंगे, समाज के लिए कर देंगे, इनको दान दे देंगे, उनको कहाँ से दान दीजिएगा भाई, आपके पास खुद आप रोजगार नहीं है आपके पास। तो समझिए कि जब भी अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होना काफी जरूरी है। यहां तक किसी को दिक्कत है किसी चीजों को, हर सेक्टर में आपको खोजना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा डायमेंशन को। ठीक है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, आज तो लग रहा होगा पूरा मूवी चल रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा। देखिए जरूरी है, इससे में पता है, इससे में रटा नहीं जाता है, इससे में आपने चीजों को समझा जाता है, डायमेंशन को खोला जाता है। और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यहाँ तक सारे वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे जाएगा, अभी थोड़ा सा और जाएगा, आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, क्योंकि हमारा भी है, आप समझ सकते हैं ना कि हमारा भी प्रचार प्रसार होना जरूरी है कि कोई आदमी बढ़िया से मेहनत करके पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सबका तरीका, सब लोग अच्छा करते हैं, किसी का हम आज तक शिकायत नहीं किए, लेकिन हम अपने लेवल पे पसीना बहा के अपना आपको मेहनत करवा रहे हैं। इस बीच में हमको लग रहा है कि क्लासेस के 1.25 घंटे हो गए, हम एक बार भी रेस्ट लेने नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये बातें जो हो गई, आप मेन बॉडी में सारे सेक्टर को खोलिए और आप मेन बॉडी में बताइए कि वर्ल्ड लेवल पे महिलाओं की स्थिति क्या है। जैसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करें तो आप बताइएगा कि इटली में, शायद इटली में ही थे ना, जो फर्स्ट जो है पीएम बनी थी। यहां पर आप ये बता सकते हैं कि महिला जो है, अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, लेकिन अमेरिका में भी देखिएगा कि फर्स्ट जो है हमको लग रहा है ना वाइस प्रेसिडेंट, पहली बार कोई बनी थी महिला, ये पहली बार हो रहा था ऐसे। अगर देखा जाए उससे स्थिति तो अच्छी भारत की है। पहले जो भारत की 1980 से पहले भी आपको महिला प्रधानमंत्री भारत में इंदिरा गांधी बन चुकी है। आप राष्ट्रपति की बात करें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी है। तो अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में जो है, वहां पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल इंपावरमेंट में शिफ्ट हो रहा है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि आप उदाहरण दे सकते हैं कि महिला में अभी तक जो है महिला वहां प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुई, कोई उपराष्ट्रपति केवल बनी, राष्ट्रपति नहीं बनी है। ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं। और कहा जाता है अमेरिका जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने के बाद भी वहां महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, ग्लोबल लेवल पे आपने सोच लिया, तब भारत में आइए। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा सेशन की आपको क्या करना होगा कि वर्ल्ड लेवल पे भी लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी और महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में बढ़ाना पड़ेगा या फिर पॉलिसी मेकिंग में बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद से हम भारत में कुछ उदाहरण दे दिए, जैसे हम इंदिरा गांधी का उदाहरण दे दिए, उसके बाद से आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का उदाहरण दे दिए, इसके बाद से मदर टेरेसा वगैरह का उदाहरण दे दिए। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण देके और प्रॉब्लम्स बताइए कि अभी भी जो है कुछ डाटा और फैक्ट्स डालिए कि मात्र इतनी ही % महिलाएं जो है संसद में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसे बढ़ाने की जरूरत है। तो पहले प्रॉब्लम्स बताइए, फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताइए, बढ़ाने की जरूरत है, वर्तमान में जो है गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या किया है, उसके बाद से वो बता दीजिए। समझ रहे हैं ना, पहले आप समस्या बताइए,
उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। समस्या के बाद से वर्तमान में क्या स्थिति है वो बताइए। उसके बाद से बताइए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, पंचायती राज में जो है 50% बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ओवरऑल इंडिया में जो है 35% आरक्षण है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो संसद में देखिएगा, पार्लियामेंट में देखिएगा तो वहां पर भी 33% आरक्षण के लिए बिल पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 तो वो भी पास हो गया है। उसके बाद से देखिएगा तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें आपको जब पंचायती राज की बात करना है, वहां प्रॉब्लम्स की बात करना है कि महिला पति मुखिया पति और मुखिया पार्षद की भी बातें चलती है कि महिला क्या रहेगी, मुखिया रहेगी, लेकिन उसका पति जो रहेगा मुखिया का काम करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी बताना है। लेकिन आप ये मत कहिए, बहुत सारे महिलाएं बिहार में जो है, अभी मैं कहीं देख रहा था रात में ही रील्स में कि कुछ महिला एक है जो बहुत अच्छा मुखिया का काम की है और अपने पंचायत को बहुत डेवलप की है। एग्जैक्ट मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है और उदाहरण है। इसके बाद से आप चले जाइए, जीविका दीदी लोगों का नाम बार बार आता है। नालंदा की जीविका दीदी बहुत पॉपुलर हैं, कई जीविका दीदी हैं, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं याद आ रहा है। तो उनका भी उदाहरण आप दे सकते हैं कि जो है महिलाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको हर लेवल पे आपको सोचना है, ये तो पहले ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप इंडिया लेवल पे, बिहार लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे सोच सकते हैं। तो आपको क्या करना है सोचने में, जब भी है प्रॉब्लम्स बताइए, प्रॉब्लम्स के बाद से आप बताइए वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या आगे की राह हो सकती है, या फिर क्या गवर्नमेंट काम कर रही है और आगे क्या कर सकती है, अपना एक बताइए। ठीक है, मुझे लग रहा है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सरोजनी नायडू, हिलेरी क्लिंटन भी है। हाँ, आपको हमसे ज्यादा आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। जरूरी थोड़ा है कि मुझे सब पता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। अब बताइए, क्लास के टाइम पे हम तो फोन देखते नहीं है, कौन मैसेज कर रही है? मतलब 9:12 में मैसेज आ रहा है कि सर इनवैलिड कोड बता रहा है, नॉट एबल टू। अब इसमें भी रिप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बताइए, ये कोर्स भी एक्टिव नहीं किए हैं अपना लोग। कितने बार ग्रुप में बोले, बस इतना तो सीरियस होना चाहिए, हम लोग परेशान होते हैं। अब नहीं दिखेगा क्लास तो आप परेशान होइए कि नहीं दिख रहा है। अब क्लास में मैसेज कोई कर रहा था व्हाट्सएप पे, 9:12 में मैसेज आया हुआ। चलिए, इतनी बातें हो गई। तो मेन बॉडी में ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब इनका ऐसे पढ़ के आपको दिखाऊंगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताइए ना, अपने फैक्ट फिगर वगैरह से क्या करें, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ लिए। मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने स्टेट लेवल पे सोचना है या इंडिविजुअल लेवल पे सोचना है, फिर स्टेट लेवल पे सोचना है, फिर इसके बाद से नेशनल लेवल पे सोचना है। मतलब ऊपर से आप स्टार्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, और वर्ल्ड लेवल पे सोचना है। ये आपका क्या होगा, एक वेन डायग्राम आपका हो जाता है। ठीक है, और जब भी कंक्लूजन, अब कंक्लूजन पे बाद में आएंगे, पहले इनके एसे को पढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल इंपावरमेंट पे एसे है, तो थोड़ा सा पढ़िए हमारे साथ साथ, केवल रीडिंग मारते हैं इसको। आप देखिए कितनी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। यहाँ से इन्होंने क्या किया है, एसे को अपने आगे बढ़ाया और यहाँ से मेन बॉडी यहाँ से इनका स्टार्ट होता है। थोड़ा सा पढ़िएगा। यहाँ देखिए लिख रहा है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण समाज के पैमाने पर होता है, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में एक बाधा सिद्ध हुआ है। मतलब समाज के कारण ही तो राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है ना, कि समाज में लड़की है, सामाजिक सोच है हमारा। तो महिला को लड़की है तो हम इसको एमएलए में नहीं उठाएंगे, एमपी में नहीं उठाएंगे। इस तरह से तो सामाजिक सोच से ही ये कह रही है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण समाज के बड़े पैमाने पर होता है, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में एक बाधा सिद्ध हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल आशय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णय लेने व नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी से है। अब इन्होंने यहां पर डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या होता है। आप इंट्रो में डिफाइन कर सकते थे। आगे बढ़िए। अब आगे यहां पर देखिए तो कह रहा है कि राजनीतिक भागीदारी का स्तर भारत में संसद, राज्य विधायिकाओं, मतलब जो है, जो भी आपको पार्लियामेंट है वहां पर, स्टेट लेजिस्लेटिव में, स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडीज के आधार पर हुआ है, जिसमें जो है महिलाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। पहले प्रॉब्लम्स इन्होंने बताया, अब इन्होंने बताया कि भारतीय संसद में महिला सांसदों की प्रतिशत मात्र 15% है। यानी कि जो पार्लियामेंट है उसमें महिलाओं की भागीदारी मात्र 15% है, जो कि भारत की पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी कम है।
यानी कि पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं की वो क्या है, मात्र 15% है। और वो जो है महिला सांसद जो है वो जो है पड़ोसी देशों, ये जो देश देख रहा है ना, पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, नेपाल जैसे देश, इनसे भी हमारा पीछे पार्टिसिपेशन है। अगला पैराग्राफ में इन्होंने देखिए कहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है, आप देखते रहिए इस चीज को, सारा गौर करिए। 3 पैराग्राफ यहाँ पर। राज्य विधायिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव में भी महिला विधायकों का प्रतिशत मात्र 8% तक सीमित है। वहीं मिजोरम की राज्य विधायिका में एक भी महिला सदस्य न होने का चिंताजनक स्थिति दिखाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसमें मात्र 8% ही महिलाएं हैं, 92% पुरुष है। और यहां पर इन्होंने ये भी बताया कि मिजोरम ऐसा राज्य है जहां पर एक भी महिला सदस्य नहीं है राज्य विधायिका में। ये कितना चिंताजनक है। उदाहरण इन्होंने दिया है, यह महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधक है। बिल्कुल सही है। पंचायत और शहरी, आप अपने टॉपिक से भटकिएगा नहीं, लास्ट में बता देना है कि राजनीतिक सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि मजबूत साधन है जिसमें महिला प्रतिनिधियों का 1/3 सीटों का आरक्षण का सशक्तिकरण किया गया है। यानी कि आपको पता है कि पंचायती राज में या फिर आप चले जाइए नगर पालिका में, तो महिलाओं का आरक्षण कितना है, 33% है। यहाँ पर वही बता रहे हैं, 1/3 कह सकते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि बढ़ावा दे रहा है, यद्यपि अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सरकार का, कि सरकार, ये प्रॉब्लम्स तो थी लेकिन सरकार ने क्या किया, पंचायती राज में महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 1/3 सीट को आरक्षित कर दिया। यद्यपि भारतीय समाज के विकृत नवाचार मुखिया पति, अब देखिए प्रॉब्लम फिर आ गया, प्रॉब्लम्स फिर बता रही है, लेकिन अब इतना तो पार्टिसिपेशन है, जरूरी नहीं है आप पहले प्रॉब्लम्स बताते हो ज्यादा सही रहता है, या फिर यहाँ पे मैच कर रहा है कि मुखिया पति की बात करें कि मुखिया पति बाधक बन रहा है, पार्षद पति हो गया, ये नकारात्मक वातावरण है। तो इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात की है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात की है 33% आरक्षण के साथ, 1/3 आरक्षण के साथ, लेकिन यहां पर देखिए फिर मुखिया पति ये सब चीजें आ जाती है जो बाधक है। निर्णय निर्माण, अब यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे देते तो और अच्छा होता है। वर्तमान में जागरूकता की जरूरत है कि मुखिया पति और ये ऐसी चीजें ना हो, इस प्रकार से तो और पॉजिटिव हो जाता है। निर्णय निर्माण से इतर जो है मतदान देने में जागरूकता का आकलन ही राजनीतिक मजबूती मापने में सहायक है। आज के डिजिटल भारत में महिलाएं भी अपना मतदान पहचान पत्र गर्व के साथ लेकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी हो रही है। और आप देखिएगा कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था ना, बिहार में जो है महिला जो है पुरुषों से ज्यादा पार्टिसिपेट की थी वोटिंग में, ठीक है। तो यहां पर भी इसका भी उदाहरण ले सकते हैं, प्रतिशत आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 70% के आसपास ओवरऑल वोटिंग हुई थी, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज जो है पुरुषों से ज्यादा थी। तो उदाहरण ले सकते हैं आप, सोचिएगा तो हर जगह है। आगे देखिएगा तो आज के डिजिटल भारत में महिलाएं भी अपना मतदान पहचान पत्र, ये तो हो गया था। महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण पदों पर भागीदारी तथा दल प्रमुख बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में संविधान के माध्यम से वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य है, यह हमारा डीपीएसपी में कहा गया है, जिसमें राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस एक प्रमुख स्तंभ है। जैसे कि ये कह रहे कि मतलब कि वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, यानी कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। इसकी पुष्टि भारतीय प्रस्तावना के साथ साथ मूल अधिकार में, यहाँ इक्वलिटी की बात कर रही है कि आर्टिकल 14 में किसकी बात की जाती है, 14 में की जाती है, जिसमें विधि के शासन और अनुच्छेद 15 के आधार पर लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर गैप की बातें यहाँ कर रही है। आगे चलिए, मनाही है। इसके अतिरिक्त संविधान का आर्टिकल 326 कहता है, क्या कहता है कि जो भी वयस्क मताधिकार होते हैं, मतलब 18 साल हो जाएगा तो वोट आप दीजिएगा, तो प्रावधान करता है बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। ऐसा नहीं है कि 18 साल एज हो जाएगा तो लड़की है तो वोट नहीं डालेगी, लड़का है तो डालेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव है आर्टिकल 326। यद्यपि भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों का आकलन करें तो भारत में राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान समय में महिला का पद स्थापित होना तथा मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर वित्त मंत्री, अब देखिए वित्त मंत्री यानी कि महिला जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, ये पॉजिटिव है, तो इसको दिखाना आपको पड़ेगा। परिवार एवं बाल कल्याण मंत्री के रूप में महिला सांसदों का स्मृति ईरानी की बात हो रही है, चयन भारत के उभरते राजनीतिक सशक्तिकरण का परिचायक है। अब कुछ उदाहरण दे दीजिए कि महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको मिनिस्ट्री मिल रहा है अलग अलग, ठीक है। आगे चलते हैं तो भारत के नए संसद भवन में पहला विधेयक नारी उत्थान से संबंधित पेश किया गया है, जिसकी बातें करें भारत की प्रतिगतिशीलता का द्योतक है। इस नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% आवंटन का प्रावधान किया है। इस संविधान के आर्टिकल 330 ए अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में, अनुच्छेद 332 ए के द्वारा विधानसभाओं में, अनुच्छेद 279 ए के, देखना और कितना फैक्ट यूज किया है, विधानसभा में महिला आरक्षण को बढ़ावा देता है। और फिर यहाँ इन्होंने एक पंच मार दिया है कोटेशन के साथ, नारी अस्त्य सामंजस्य
कुशल वास्तुकार अस्ति, ठीक है, इन्होंने एक संस्कृत में दे दिया है। तो आप चाहें तो जो वर्ड चाहें आप दे सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स जो आता है उसमें बताया गया है कि भारत जो है लैंगिक भागीदारी मात्र 25% है महिलाओं की, जो सकारात्मक जो बढ़ गई है, जो कि सकारात्मक संकेत है, मतलब कि ये बढ़ा हुआ है, तो पॉजिटिव है हमारे लिए। राजनीति में महिलाओं के शामिल होने से महिला संबंधित मुद्दों का समाधान, अपराध दर्ज में वृद्धि तथा योजनाओं में क्रियान्वयन में आसानी होगी। बट बिल्कुल ये कह रही हैं, इसको जोड़िए। कैसे जोड़ा जाता है कि अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि ऐसे कानून आएंगे जो लड़कियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब भाई पॉलिसी मेकिंग में भाग लेने लगी महिलाएं तो ऐसे कानून आएंगे, ठीक है, तो अपराध घटेगा, क्राइम घटेगा। ये जो रेप और बलात्कार जैसी चीजें बढ़ रही है इसको घटाया जा सकता है, कोशिश के लिए कानून ला सकती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ रही हैं, ठीक है, यही बात कह रहा है। तो ये कैसे जोड़ा जा रहा है ये पढ़ के समझिएगा, ये तीनों ऐसे पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम में कुछ ऐसे की कॉपी में खोज के भेजूंगा आपको। जो भी स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल बॉडीज होता है, महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होने पर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की समस्या का निराकरण होगा। इसे नीति निर्माण में जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच की का समावेशन होता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं की 50% आरक्षण की बात की जाती है, जो कि कुशल क्रियान्वयन तथा स्वयं सहायता समूहों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं का प्रतिशत जो है वृद्धि में सहायक रहा है। बिहार में वर्तमान समय में जो है 11 लाख लगभग स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है संचालित है, जिसमें 88% उसमें महिलाएं सदस्य है। बताइए, जो भी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें 88% महिलाएं ही चलाती है। ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत की स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी 44.4% हो गई, जो कि सकारात्मक संदेश है। स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं और उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी सहायक है। वस्तुतः भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण भारतीय पुरुषों की आधुनिकता की स्वीकारता और उनकी प्रासंगिकता की परिचायक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखे होंगे कि लोगों को लगता है कंक्लूजन, लोगों को लगता है कंक्लूजन का मतलब है जो चीजें कर रहे हैं उसी को क्या करिए, सबको ओवरऑल मिला के छोटा में करके लिख दीजिए। नहीं, कंक्लूजन का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक सोच, मतलब कि आगे का सोच, आगे की राह, आगे की राह में क्या कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर एसडीजी का भी यूज कर सकते हैं कि एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी के गोल जो है 17 है, उसमें जेंडर गैप की बातें इतनी पे की जा रही है कि जेंडर गैप को कम करने का, तो ये जो है हमारे विकसित भारत 2047 की ये होगा। अगर आर्थिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में आता है तो ऐसे शब्द कहा जाता है कि अगर जो है अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अगर आधा हो जाता है, हमारा कंट्री का डेवलपमेंट सीधे आपको क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। जो हमारा इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, सीधे 6 ट्रिलियन हो जाएगा अगर पार्टिसिपेशन महिलाओं की 50% हो जाएगा, मतलब कि आधी भागीदारी हो जाए। आप ये सब भी ये शब्द यूज कर सकते हैं कि एक रथ के दो पहिए कहा जा सकता है, लास्ट में एक कह सकते हैं कि बिना एक पहिया अगर किसी रथ का खराब होता है दूसरा काम नहीं करता है, हमारा पहिया भी बेकार हो जाता है। यानी कि महिला और पुरुष जो है समाज की दो क्या है, पहिया है, यानी कि आपको दोनों को मुख्य रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है, और यहाँ महिलाओं की स्थिति खराब है तो उनको बढ़ावा हम दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है अपना फ्यूचरिस्टिक कुछ बताइए और यहाँ पर एंड करिए। आज का पूरे क्लास को हम लोग यूट्यूब पे दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पहला क्लास है, ऐसा थोड़ा कि पूरा सारा टॉपिक ही पढ़ा दी, एक टॉपिक केवल है पीवाईक्यू है, तो इसको मैं यूट्यूब पे टोटल दे दे रहा हूँ। अगले क्लास जो है, अगले क्लास से ऐसे जो है यूट्यूब पे आपको नहीं आएगा, और जो फिर आगे हम जब देखेंगे प्रोवर्ब्स वगैरह में तो उसमें एक क्लास आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया, हर वीक में आपका सेशन एक ले लेंगे, वो सब सेशन आपको यूट्यूब पे नहीं जाएगा, अगर बाई चांस जाता भी है तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करके जा सकता है। ये पूरा कंप्लीट सेशन जो हम क्या करते हैं यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं कि बेसिक जो चीजें होगी लोग सीख सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो जो भी नए लोग होंगे यूट्यूब पे, इस नंबर पे संपर्क करके आप इस बैच से इनरोल कर सकते हैं, और इसका केवल टेस्ट टॉपिक गया है। अब चीजें थोड़ी थोड़ी खुली कि नहीं, आपके जो भी डाउट्स है वो थोड़ा सा हमसे आप पूछ लीजिए। हाँ, वही तो करंट से रिलेट करके ही तो एग्जांपल दे रहे हैं ना यार, क्या करंट से रिलेट करके, वही बात मैंने जो कहा वो करंट से रिलेट करके नहीं था। जो हमने कहा कि कौन सा एग्जांपल मैंने दिया था कि अभी देखिएगा तो जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं का, हमारे एग्जांपल देने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा। आप खुद से भी सोचिए, थोड़ा सा सोच विकसित करिए। हमने दो उदाहरण दे दिया, दो उदाहरण थोड़े छापिएगा जाके। मैंने उदाहरण बताया कि विधानसभा में जो है चुनाव जो हुआ था उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो था अधिक था, यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है। यहाँ एसडीजी गोल की बात आप कर लीजिए या फिर किसी रिपोर्ट की बात कर लीजिए, तो मैं आपको सजेशन दिया, एक दो उदाहरण दिया, बाकी सारे उदाहरण आपको खुद से खोज सोचने हैं और खोजने हैं। आपके पास एआई पड़ा हुआ है, आपके पास नेट पड़ा है, हर चीज पड़ा हुआ है, हर चीज करके नहीं मिलेगा आपको। एक बात ध्यान रखिए कि कोई चाह रहा है, इतना हम दे रहे हैं ना, इतना कोई नहीं देता है। सीधे आएंगे ऐसे का टॉपिक बताएंगे, ऐसे करके निकल जाएंगे, कोई इतना डिटेल में नहीं बताता है, ठीक है। तो जो है वास्तविकता यही है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा।
हाँ वही पता है फ्लो कैसे बनेगा ना, वही फ्लो बनेगा कि चीजों को आप जोड़िए और प्रैक्टिस करिए, तभी फ्लो बनेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा एक वीक में जो है एक ऐसे है, एक वीक में एक ऐसे अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप हमारे एक ऐसे कराने से आप शांत बैठ जाइएगा क्या, भाई आपको अगर सीखना है तो टीचर एक करा रहे तो आप 3 करिए। अगर आपको करना है तो आप जाइए, आपको टॉपिक की कमी है, एआई, एआई का टॉपिक उठाइए कि एआई हमारे लिए क्या है, वरदान है अभिशाप है, लिखिए ना, कितना लिखना है आपको, खुद से सोचिए। अब एक बात ध्यान रखिए, कहीं आपको ऐसे के नोट्स नहीं दिए जाते हैं, इस बात को आपको पता कर लीजिएगा कहीं पर भी। ऐसे का प्रॉपर जब क्लास होगा केवल जहां पर लोग फी पे करते हैं इतना उतना 7500 8,000, वहां पर हो सकता है कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ऐसे के नोट्स इसलिए नहीं दिए जाते हैं ताकि आप सोचिए थोड़ा सा। तो हम आपको एक टॉपिक दे दिए कि एआई वरदान या अभिशाप, वर्तमान का टॉपिक है, तो इस पर आप लिखिए जाके। कैसे सोच सकते हैं आप, क्या लिख रहे हैं मतलब नहीं है, आप बस लिखिए तो सही कि एआई वरदान या अभिशाप बताया। एआई से चीजें गूगल पे सर्च करिए, क्या कोटेशन एआई से संबंधित बन सकती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या कोटेशन बन सकता है, किसने क्या कहा है, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एआई के, कितना नेगेटिव है। अगर एआई हमारा डेवलपमेंट कर रहा है, रोजगार दे रहा है, तो एआई हमारा रोजगार खा भी रहा है। एआई से हमारा काम आसान हो रहा है, तो कई सारे इथिकल प्रॉब्लम्स भी हमको एआई से आ रहे हैं। अगर हम एआई का कहीं तैनात करते हैं, अगर हॉस्पिटल वगैरह में, आपके संवेदनाओं को एआई नहीं समझता है, मशीन आपकी भावनाओं को, आपके संवेदनाओं को आपको नहीं समझेगा। मशीन केवल क्या समझेगा, मशीन ये समझेगा कि हमको करना है काम, बस ये, ठीक है। तो आपके टॉपिक्स की कमी नहीं है, आपको बस यही होमवर्क है कि अगर आप अच्छे से, आप देखिए, आप अगर पीटी को बैलेंस करके चलना है तो आप पीटी अपना पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे में, बाकी किसी टॉपिक का हम नहीं कहेंगे, बाकी जितना करा रहे उतना करिए, काफी है, क्योंकि टॉपिक आपको हर वीक में बढ़ेगा जीएस में। लेकिन यहां पर देखिएगा तो एसए में जो है आपको करना क्या है, एक एसए तो आपको लिखना है संडे को, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप पीवाईक्यू पेपर उठाइए ना, पेपर की कमी है कहिए तो हम ग्रुप में डाल देंगे। पीवाईक्यू में इतने पेपर्स पूछे गए हैं, आप एजुकेशन पे से पूछा गया है, हमने एआई पे से बता दिया, एनवायरमेंट पे से पूछा गया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या अभी सही है कि नहीं, इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का ऐसे पूछा जा सकता है। तो टॉपिक की कमी नहीं है, कोई भी टॉपिक उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। लेकिन हाँ, फिलहाल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये टॉपिक पे ही लिखिएगा पहले, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पूरा ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे एसे को पढ़ के उसके बाद से क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। इस पूरे एसे को ही पढ़ के आपको लिख देना है पहली बार। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो एक पेज पढ़िए इनका, उसके बाद से लिखिए। हमारा नोट्स है, वहां से कुछ फैक्ट वगैरह उठाइए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फैक्ट करेंट का दिया है उसमें, तो वहां से फैक्ट उठाइए, उसको वहां पर पुट करिए, ठीक है। तो पहले आप एक एक पेज, दो दो पेज ऐसे करिए, उसके बाद से खुद से लिखने का सेम ऐसे ऐसे को कोशिश करिए, उसके बाद से नए टॉपिक्स को उठाइए, उसको लिखिए। जितने पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करते जाइए, उससे बहुत बेनिफिट होगा। और मेरे केवल बताने से आपका ऐसे नहीं ठीक हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम एक डायरेक्शन आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे सही करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसा सेक्शन है कि बिना प्रैक्टिस के आप इसमें अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि जब समय मिले बैठिए और आधा घंटे में कैसे लिख के निकल जाइए। अब कहिए कि हाथ दुख रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप अपना सचिए, तब हम उसके लिए भागीदार नहीं है। यहाँ पर उन्हीं का डेवलपमेंट होगा जो हमारे साथ साथ जितना कहा जा रहा है उतनी चीजें करेंगे, ठीक है। हाँ, मैथिली ठाकुर बहुत बढ़िया, जैसे स्वाति मेघा मिश्रा ने कहा कि मैथिली ठाकुर, हमसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं मेन बॉडी में भी। हाँ, मेन बॉडी में कोटेशन यूज करना है, आपकी ये सोच होनी चाहिए ना कि हर पेज में कोटेशन मार दीजिए या हर 2 पेज पे कोटेशन मार दीजिए, ठीक है। आप कंक्लूजन के बाद भी कोटेशन दे सकते हैं नीचे। हाँ, इंग्लिश में ऐसे चला जाएगा, दोनों लैंग्वेज में चला जाएगा। मैं किसी अच्छे का देख रहा हूँ, क्योंकि 69 में किसी का अच्छा नंबर आया ही नहीं था, प्रॉब्लम ये था। तो हमको लग रहा है कि 167 या 169 हाईएस्ट था, तो मुझे 156 वाली कॉपी की मिली थी एक बार। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे ये अगर समझना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हुए नहीं होगा। मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि इसी ऐसे को उठाइए, आज ही जाइए, अभी समय पड़ा हुआ है ना, आज थर्सडे है, अभी फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, संडे को ऐसे का टेस्ट है। इसी ऐसे को उठाइए और इसको क्या करिए,
पहला पेज देखिए उन्होंने कैसे इंट्रो लिखा है, सेम हो बहु उसी प्रकार का लिखिए। अगर कुछ इनोवेशन आपके अंदर आ रहा है तो वहाँ पे डालिए, जैसे हमने कुछ कुछ चीज़ें बताई। नोट्स से देखिए, नोट्स में कुछ कुछ चीज़ें दी है वहाँ से उठाइए। चीज़ों को लिखिए, पहले एक एक पेज, दो दो पेज ही लिखने की कोशिश करिए, और उसके बाद इसको कंपाइल करके पूरा 6-7 पेज आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर नए ऐसे को पकड़िए, सोचिए, बिना सोचे हुए, बिना दिमाग खोले हुए नहीं होगा, ऐसे में दिमाग खोलना पड़ेगा। यहाँ जीएस नहीं है, आपके सारे डायमेंशन खोलने पड़ेंगे। एक बार डायमेंशन खुल जाता है तो ऐसे इतना ईजी है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 160 आराम से एकदम आ जाता है। जो एवरेज या बिलो एवरेज है उनका भी आ जाता है, 170, 180, 190 तक स्कोर लोगों ने इसमें किया है, एकदम नॉर्मल लोग, बस पीवाई की प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आप हाँ बिल्कुल, लेकिन आप पहले एंशियंट का कुछ विदुषी बनी महिलाएं, उनका भी उदाहरण आप ले सकते हैं। आप देखिए, तुलसी करे सर जितना आप टॉपिक दे रहे हो उतना ही करेंगे, क्योंकि सामने पीटी का एग्जाम है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आधा घंटे में अगर लिखना हो किसी टॉपिक पर दिमाग खोलने के लिए, तो इसी को लिखिए ना, एक दो बार इसी को लिख लीजिए। लेकिन जो लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा। हमने बता दिया कि जो भी है आपको, एआई जो है आपको वरदान है, अभिशाप, या साइंस टेक जो है वरदान है, अभिशाप है। एक अच्छा स्कोर, सम्मानजनक स्कोर कैसे, 160 जो है बढ़िया स्कोर है। अब इसके नीचे जाते हैं तो आपका ये रिजल्ट रुकने का कारण हो सकता है। अगर 160 आ जाता है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं मानिए, तो क्वालिफाइंग नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ इस पेपर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अगर 160 से नीचे जाते हैं तब मान के चलिए आपका रिजल्ट को रुकने का कारण ऐसे हो सकता है। जैसे एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि अगर आप जीएस1 में 165 प्लस अगर लाते हैं तो बेहतर स्कोर कहा जाता है। अगर एसए में 160 प्लस लाते हैं तो बेहतर स्कोर कहा जाता है। अगर जीएस2 में 140 प्लस आप लाते हैं तो बेहतर स्कोर कहा जाता है। आप जोड़ लीजिए, इसी को कितना हो गया, 5, 6, 4, 10 और 6, 16 और 3 और एक 4, इंटरव्यू में आ जाएगा, नंबर हो जाएगा। आप कहीं 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 बूम भी कर जाएगा, जरूरी थोड़े एकदम बैलेंस से चलेगा। हो सकता है एसए में आपको 180 आ जाए, 20 नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। हो सकता है जीएस1 में आप किसी का एसए में अगर इतना ही आ गया तो जीएस1 में कोई 175, 180 तक पहुंच जाए। ऐसे बैलेंस करके लास्ट में 5-10 नंबर बढ़ता है, वहीं 80 के आसपास चले जाइएगा। सिलेक्शन तो इतना पे भी हो जाए, लेकिन इंटरव्यू यहाँ मायने रखता है। तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरा जॉब 163 है इस बार, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब हम समझे नहीं। अच्छा, ऐसे में 163 है, ये कहिए। मेरा जॉब 163, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो सुनिए ना, नहीं आ रहा तो छोड़िए। अपने पापा पे कुछ लिखना स्टार्ट करिए इससे, अपने मम्मी पे ऐसे लिखिए, अपनी बहन पे ऐसे लिखिए, अपने भाई पे ऐसे लिखिए, अपने दोस्त पे ऐसे लिखिए। मन करे तो दोस्तनी पे लिख सकते हैं, किसी पे भी लिख लीजिए, ठीक है, आपका मर्जी है। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो लिखिए। क्योंकि ज़्यादा गुण जानते होंगे ना, तो उसके बारे में ज़्यादा डायमेंशन आपको मिलेंगे। ठीक है। हाँ, उसमें सब में खुलेगा ना, सोशियो खुलेगा, इकोनॉमिक खुलेगा, इकोनॉमिक आर्थिक आर्थिक सशक्तिकरण की बात आएगी उसमें, फिर राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, उसके बाद से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी खुलेगा उसमें। ठीक है, चीज़ों को निगेटिव वे में नहीं लेना होता है कि बहुत बड़ी क्लास जब हो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत ये आपको रोचक आपके लिए हो जाता है। 10 पेज का 100 पेज लिख दीजिएगा शिवम, कोई बड़ी बात थोड़े है। पेज कम पड़ जाएंगे। चलिए, घबराइए मत, बस इसी चीज़ पे लिखिए ना, मजाक कर रहे थे हम, इन सब चीज़ों पे, टॉपिक पे लिखिए। इनका इंट्रो डालिए, उसके बाद से आपके लिए इन्होंने क्या किया है, जो चीज़ है बस लिखिए। सोच, मतलब ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपका हाथ चले, हाथ बस चलना स्टार्ट हो जाए तो आप लिख लीजिएगा, मुझे इतना पता है।
ये बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले बार किसी का जब गाड़ी बंद होता है धक्का दे के स्टार्ट, वो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो बस आपका एक बार हाथ चल जाएगा ना, बाकी मैं संभाल लूंगा, लेकिन हाथ आपको चलाना पड़ेगा। अब हम आके ऐसे ऐसे थोड़े कराएंगे आपका, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, क्लास खत्म हो गया है, जा सकते हैं, ठीक है। एक पैरा से दूसरे, देखिए एक बात याद रखिए, एक पैरा से दूसरे पैरा में कई बार कनेक्ट नहीं कर रहा होता है। कई बार एक पैरा में चीजों को एंड करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं कहूँ, एक पैरा में चीजों को एंड कर, देखिए एक पैरा में चीजें अगर एंड हो जा रही है तो एक स्टॉप पे ही ले जाकर छोड़िए। जैसे उदाहरण में क्या दूं आपको, अ, जैसे सपोज करिए कि मान के चलिए कि महिलाओं को जो है, अब पंचायती राज की मैंने बात किया तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बताया गया। आप बताइए कितने परसेंट जो है आरक्षण है महिलाओं को, यहाँ पर सरकार ने ये काम किया, तो इसको पहले इंड कर लीजिए। उसके बाद से फिर अगला पैरा में जाइए ना, तो फिर जो है जैसे पंचायत पे खत्म किए हैं तो आप विधानसभा पे जा सकते हैं कि विधानसभा में महिलाओं की ये स्थिति है। विधानसभा के बाद से आप लोकसभा में जा सकते हैं, तो पैरा आपका कनेक्ट हो पाएगा। और नहीं तो विधानसभा, लोकसभा और आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कह सकते हैं ना, लोकल बॉडीज है, सबको एक पैरा में कर लीजिए, थोड़ा पैरा बड़ा हो जाएगा। आप ये तरीके से कर सकते हैं। या फिर विधानसभा, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, विधानसभा का एक पैरा में चला जाएगा, लोकल बॉडीज का एक पैरा में चला जाएगा, पार्लियामेंट का एक पैरा में चला जाएगा। एक उदाहरण है, इसी प्रकार से सोचने की कोशिश करिए, धीरे धीरे फ्लो बन जाता है, वो प्रैक्टिस से फ्लो बनता है। सर हाँ, बिल्कुल सही है, एडिटोरियल को पढ़ के लिखिए, वो भी बेहतर है। लिखने से फ्लो बनेगा, आप लिखिए तो पहले सही। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको जुड़ने के लिए, इतना देर लगातार बने रहने के लिए। और आज भी क्लास जो है अच्छा खासा 1 घंटे 38 मिनट तक क्लास हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी परेशान मत होइए। कुछ कॉपीज भेजेंगे ना, तो पहले क्या करिए, आप रीडिंग मारिएगा। जैसे हिंदी में ये वाली कॉपी भेजूंगा तो 3 ऐसे इनका होगा, तो 3 ऐसे इनका पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ आप कॉपी भेजेंगे दूसरा, उसको पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले। फिर मैं क्या करूंगा ना, फिर से कुछ कॉपी भेजूंगा। पहले पढ़िएगा ना तो आपके माइंड खुद खुलने लगेंगे। देखिए देखने से ज्यादा क्लियर चीजें होती है। तो कॉपीज के ऐसे पहले पढ़ा करिए। पहले अभी आपका होमवर्क क्या है, अभी लिखना नहीं है, अभी जाके ऐसे को इस ऐसे को पढ़ना है। फिर दूसरा ऐसे इनका जो है एग्रीकल्चर पे है, उसको पढ़ना है। और एक जो है प्रोवर्ब्स से है, उस पर पढ़ना है। तो पहले इसको पढ़िए, फिर मैं कुछ कॉपीज अगर होगा तो मैं अच्छी कॉपीज भेजूंगा, उसको पढ़िए। उज्जवल कुमार के मैं देखता हूँ, वहाँ पे उनकी भी कॉपी मैं भेजूंगा, उनका भी पढ़िएगा। ठीक है, कि किन्होंने किस तरीके से लिखा है, या फिर दूसरे बार की 70 का कुछ मिलता है ऐसे की कॉपी, तो मैं उसको शेयर करूंगा। तो पहले पढ़िएगा ना, तो खुद ब खुद मेरे बताने से ज़्यादा क्लियर आपको वहाँ पे देखने के बाद से चीज़ें होंगी। ठीक है, अब ऐसे का नेक्स्ट क्लास अगला वीक में ही होगा। फिलहाल अब जो है इस वीक में जो है, जो भी हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला वीक में हम टारगेट रखेंगे, पाल हो सकता है टारगेट आपका, पटना हो सकता है टारगेट, और मधुबनी पेंटिंग हो सकता है। 3 टॉपिक हो सकता है, तो तीनों टॉपिक को हम कवर करवा देंगे। जैसे हमारा क्लासेस का टारगेट क्या रहेगा ना, जो हमारा वीक में पढ़ना होगा उतना हम टॉपिक कवर करवा देंगे। ठीक है, कहीं पे आपको लगेगा सर ये आसान है कर लेंगे, सब पाल उल जो है मिलता जुलता है, अगर कहिएगा तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ज़्यादा हम लेते चलेंगे। कई लोगों को लग रहा है सर क्लासेस ले रहे हैं ये टेस्ट सीरीज, अरे भाई जिनको नहीं देखना है मत देखिए। ये भी बात है ना, अब ये भी प्रॉब्लम है। कभी कभी पता है कि चीजें क्या होती है, ज्यादा दीजिएगा ना तो किसी को हजम नहीं होता है। आप जाकर पता कर लीजिए कि जो इस तरह से क्लासेस चलते हैं ना, वो 10,000 12,000 फी लिया जाता है उसके लिए, या कम से कम 7,000 8,000 फी लिया जाता है, जिसमें पूरा आपका सिलेबस करवाया जाता है। और यहाँ टेस्ट के माध्यम से ही सारा सिलेबस करो, तभी भी आपका इतना सुनने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो पता है कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी सबको घी हजम नहीं होता है। तो थोड़ा सा घी को हजम किया करिए, अगर आपको जरूरत है तो देखिए, नहीं तो आपको लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, आप विद्वान है, तो आप स्किप कर सकते हैं, बस टेस्ट दीजिए। टेस्ट के बाद से जब आपकी कॉपी आएगी या जब चेक होगा तो पता चल जाएगा आप कितना विद्वान है। समझ रहे हैं ना? ठीक है।